जय महावीर। महावीर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सीए अनिल जैन, आप पूर्व चेयरमैन आईसीएआई नॉर्थ रीजन 2005 to 2006 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सादगी के प्रतीक। कि मैंने एक कसम ली कि अगले 6 महीने यहाँ आने के बाद, 6 महीने के बाद मेरे में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ whatever the personality also। क्या बात है सर, क्या बात है। ये एक मेरी आदत है कि किसी भी चीज को डिफरेंट नजरिए से देखना, और वो नजरिया ऐसा भी हो सकता है। प्रश्न आपसे है ई चौपाल के लिए कि ई चौपाल के माध्यम से क्या हम वैश्विक स्तर पर सेवा के डिजिटल मॉडल को स्थापित कर सकते हैं? कि एनजीओज पर्दे में काम करते हैं, क्या काम करते हैं कोई जानता नहीं है, दे रहा है। इसको खत्म करने के लिए ये परसेप्शन है, मतलब सच नहीं है। बहुत सारे एनजीओ बहुत अच्छा काम पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनजीओ जिन्होंने अपना कुछ गलत काम करके और एनजीओ को बदनाम किया, उसकी वजह से समाज के सामान्य लोगों में एक परसेप्शन बन गया कि एनजीओ पता नहीं कैसे क्या। बहुत बार विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बोलते सुना है, तो कैसा लगता है कि जब ये सैल्यूट प्रोग्राम है या जो आपका ये जो गोल्डन थ्रेड का इंटरव्यूज का प्रोग्राम है और इसमें वीराएं ज्यादा सक्रिय है, तो ये आपकी सोच के बराबर मैच कर रहा है, तो इस तरह इसमें आपकी कैसी अनुभूति रहती है सर? हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, इसमें अगर हम लोगों की संख्या देखें तो 50% मोटा महिलाएं, 50% मेल है। लेकिन जो जीडीपी काउंट होती है, यानी कि जो लोग काम करते हैं, वो ज्यादातर केवल वही लोग आते हैं जो मेल मेंबर है। फीमेल मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी अभी भी काउंट नहीं होता। यानी कि मैं एक क्वेश्चन ये जरूर पूछना चाहूंगी कि नेवर एवर बिफोर कॉन्सेप्ट में ऐसी कौन सी पहल और उपलब्धियां रही आपकी एज ए, आप मान लीजिए कि आप हमारे प्रेसिडेंट हैं, पूरी टीम की ऐसी कौन सी उपलब्धियां रही जिनको आप सोचते हैं तो आपको गर्व की अनुभूति होती है? क्या ये जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने की जो टीम बनी है ना, और जिस तरीके से ये काम कर रही है, ये उस सेंटेंस का रिजल्ट है। और मेरे लिए इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि 5 और 6 जुलाई को हमारा इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और मेरे मन में कोई प्रेशर नहीं है, मेरे दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं है। सबको प्यार सबकी सेवा, यही मंत्र है मुक्ति मेवा। सबको प्यार सबकी सेवा, यही मंत्र है मुक्ति मेवा। जियो और जीने दो, ये परचम लहराने दो। जियो और जीने दो, ये परचम लहराने दो। घर घर महावीर इंटरनेशनल, घट घट महावीर इंटरनेशनल। घर घर महावीर इंटरनेशनल, घट घट महावीर इंटरनेशनल। हम हैं महावीर इंटरनेशनल।
शहर या ग्राम हो, सेवा अपना काम हो। जहाँ जहाँ भी पहुँचेंगे सबके आंसू पहुँचेंगे। सामाजिक उत्थान करेंगे, सुखमय हर इंसान करेंगे। सामाजिक उत्थान करेंगे, सुखमय हर इंसान करेंगे। कण कण महावीर इंटरनेशनल, जन जन महावीर इंटरनेशनल। कण कण महावीर इंटरनेशनल, जन जन महावीर इंटरनेशनल। हम हैं महावीर इंटरनेशनल, हम हैं महावीर इंटरनेशनल। जय महावीर। आज के गोल्डन थ्रेड की एपिसोड की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। अंग्रेजों ने जब मुल्क में नई नई ट्रेन चलाई तो एक पीर साहब रोजाना ट्रेन देखने जाते। उनके मुरीदों ने एक दिन पूछ ही लिया, आप रोजाना ट्रेन देखने क्यों चले आते हैं? पीर साहब ने जवाब में कहा, मुझे इस ट्रेन के इंजन से मोहब्बत हो गई है। मुरीदों ने पूछा, क्यों मोहब्बत हो गई है? जवाब में पीर साहब ने कहा, इसकी कुछ वजह है। पहली वजह है ट्रेन का इंजन अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकता है। दूसरी वजह है ये अपने हर डब्बे को साथ में लेकर चलता है। तीसरी वजह है ये आग खुद खाता है, डब्बों को खाने नहीं देता। चौथी वजह है ये अपने तयशुदा रास्ते से नहीं भटकता। और पांचवी और अंतिम वजह है कि ये डिब्बे का मोहताज नहीं होता। ये कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है जहां नेतृत्व की तुलना एक रेलवे इंजन से की गई है। आदर्श नेतृत्व अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकता है। इंजन की तरह डब्बे यानी पूरी टीम को साथ में लेकर चलता है। विपरीत परिस्थितियों में स्वयं तकलीफ सहकर आगे बढ़ता है, टीम पर आंच नहीं आने देता, अपने लक्ष्य से नहीं भटकता और स्वयं प्रकाशित होता है, अपनी टीम का या किसी और का मोहताज नहीं होता। कुछ ऐसी ही भावना हरिओत जी ने भी बयां की है। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उपताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। गोल्डन थ्रेड के अंतिम पड़ाव में आज के एपिसोड में हम मुखातिब होंगे एक ऐसे कर्मवीर, एक ऐसी नेतृत्व की मिसाल जो स्वयं प्रकाशित है और एक जीवंत मसाल बनकर, विश्वास की आवाज बनकर, आपदा में आसना बनकर, कर्तव्य की कमान थामकर चलने में विश्वास रखते हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर अनिल जी जैन साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हस्तिमल जी साहब। जय महावीर सर। सो मच। यस। कुछ पाने की आशा न कुछ खोने का डर, बस अपनी ही धुन, बस अपने सपनों का घर। तो सर शुरू करते हैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बचपन से। थोड़ा बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में संक्षेप में बताएं सर। मेरा जन्म कोटा में हुआ 15 अगस्त 1960 को। शिक्षा दीक्षा मेरी बहुत सामान्य सी रही और उसी दौरान में पॉलिटिक्स में थोड़ा सा एंटर हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के थ्रू। बाद में मुझे कुछ मेरे अजीज लोगों ने समझाया कि भैया इसमें कुछ नहीं रखा है, आप पढ़ाई करें, आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तब मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करने की सोची और 1980 में मैं दिल्ली अपने मामा के घर चला आया।
और यहाँ रह करके देखिए, एक इंसान का बैकग्राउंड होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने लायक व्यक्ति है या नहीं है, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने लायक व्यक्ति नहीं था। इसलिए नहीं था कि देखिए, मेरा पूरा का पूरा एजुकेशन हिंदी मीडियम है, प्योर हिंदी मीडियम। एक होता है हिंदी मीडियम में पढ़ना, एक होता है इंग्लिश से नफरत करना। सो आई वॉज इन द सेकेंड कैटेगरी कि इंग्लिश और इंग्लिश बोलने वाले लोगों से नफरत करते थे, यानी कि विद्यार्थी परिषद के सच्चे स्वयं सेवक थे, और उस दौरान इंग्लिश बोलने वालों का बहिष्कार करते थे। तो अब आप सोचिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करने यहाँ आना है, पढ़ने लिखने में मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ और इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आती है। ये एक चैलेंज था कि उस जमाने में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स हिंदी में भी होता था। कुछ लोगों ने कहा आप हिंदी में कर लो, मैंने कहा नहीं, अब जब करना ही है तो फिर पूरा चैलेंज के साथ करते हैं। बिल्कुल उसमें करते हैं जिसमें सारी दुनिया करती है, तो फिर वही करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ इस स्टोरी के पीछे कि मैंने एक कसम ली कि अगले 6 महीने यहाँ आने के बाद, 6 महीने के बाद मेरे में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ whatever the personality also। क्या बात है सर, क्या बात। So I decided, and 6 महीने तक मैंने अपनी पूरा जीवन भूल गया मतलब सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लगातार हर रोज मैं घर से बाहर रहता था, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो कोई कोचिंग स्कूल हो, चाहे वो कोई अंडरस्टैंडिंग का कोई प्लेटफॉर्म हो, जो भी कुछ हो। 6 महीने बाद मैंने अपने आप को उसी जगह पाया जहाँ मैं चाहता था। And thereafter there is no looking back, and I started my journey as a student of chartered accountancy. Then I did my chartered accountancy, completed in a record very time, and then I started. Then I took another challenge that I'll start my own practice, and I started to practice. तो ये मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी यहाँ तक की है। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर के दिल्ली में प्रैक्टिस करने लगा, मतलब यहीं पे पढ़ाई की, प्रैक्टिस करने लगा। और उस दौरान मैं चूँकि पीछे पुराना जो फ्लेवर है पॉलिटिक्स का वो दोबारा से कुछ आ गया। देन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी मैं इन्वॉल्व रहा यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में। देन नॉर्दर्न इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इन्वॉल्व हुआ। आई बिकेम चेयरमैन ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया इन 2008, और बस उसके बाद से फिर जैसा चलता है वैसा अच्छा है आपके सामने। क्या बात है सर। लोगों के पास चुनौतियां आती है, आप चुनौतियों को आमंत्रित करते हैं, ये तो अलग ही खूबी हमको जानने मिली आज। और बहुत अच्छा लगा कि आपने चुनौती स्वीकार की सामने से, और उस चुनौती के सामने जो ध्येय था उसको पूरा करके दिखाया। तो सामाजिक जीवन में आप बहुत छोटी उम्र में आ गए थे, तो सामाजिक जीवन और विशेष रूप से महावीर इंटरनेशनल से जुड़ाव कैसे हुआ? सामाजिक जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत या आदर्श कौन रहे, या कहें कि आप अपना गुरु किसे मानते हैं? नहीं, इसमें देखिए, महावीर इंटरनेशनल में आने के लिए तो मेरा रोल कहीं पे बाद में शुरू हुआ। यानी कि आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इन 1985, 1985 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद मैं कुछ सामाजिक संस्थाओं के साथ, जैसे लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, इनके साथ जुड़ा रहा। लॉयंस क्लब का प्रेसिडेंट भी बना 91 में, और फिर उसके बाद 92 में शायद या उससे पहले ही मेरे मामा महावीर इंटरनेशनल दिल्ली के सेक्रेटरी थे, एंड ही वाज सच ए इम्प्रेसिव पर्सनालिटी कि अगर जिससे एक बार मिल ले और वो उनको याद ना रखे, ऐसा संभव नहीं था। तो उनकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेट था, उस मैग्नेट से मैं प्रभावित था, और उस समय के भी मेरे जो विचार थे या बातचीत थी उससे मेरे मामा भी प्रभावित थे, और ये दोनों की एक दूसरे की प्रभावना थी। हम दोनों बहुत सारे विषयों पर डिस्कस करते थे। तो मेरे मामा महावीर इंटरनेशनल दिल्ली के सेक्रेटरी रहे। उनके कार्यकाल में महावीर इंटरनेशनल दिल्ली ने अपनी जड़ें मजबूत की, अपने बहुत अच्छे मेंबर्स को इसमें जोड़ा उन्होंने, बिकॉज ही वाज एट अ वेरी हाई पोजीशन, और वो बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ सेक्रेटरी का काम कर रहे थे। यानी कि आप कोई भी मिनिस्टर का नाम लें, उन्होंने उनके साथ काम किया, इंक्लूडिंग नरसिम्हा राव।
इसलिए भी मैं उनके काम करने के तरीके, उनके ऑफिस आना जाना ये सब रहता था, तो बचपन से ही मतलब यानी शुरू से ही मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें देखने का भी मौका मिला। और मेरे ऊपर मेरे मामा का प्रभाव है रहा। उन्होंने ही महावीर इंटरनेशनल में एक तरह से मुझे जोड़ा या मैं जुड़ा। और एक वक्त था जब मेरे ये जो मैं जहाँ आज बैठा हूँ इस ऑफिस में, ये एक ऑफिस एक डिफरेंट तरह का एक पूरा हॉल होता था। और यहाँ पर जब इस महावीर इंटरनेशनल दिल्ली के चेयरमैन आते थे, उनका नाम था जस्टिस मिलाप चंद जैन, और उनके साथ कम से कम 15 कमांडोज होते थे जब मेरे यहाँ ऑफिस में वो आते थे। उसका रीज़न ये था कि वो राजीव गांधी जो मर्डर हुआ था, तो जैन आयोग एक बना था सरकार का कमीशन, उस सरकार के कमीशन के वो चेयरमैन थे। तो जैन आयोग के चेयरमैन मिलाप चंद जैन, he was the secretary and then he was the chairman and secretary मेरे मामा होते थे और ट्रेजरर मेरे पार्टनर होते थे। So that's how this organization developed, and I was playing a role of coordinator and mediator or whatever you call it. So वहाँ से महावीर इंटरनेशनल की सारी चीज़ें सीखी, समझी और यहाँ तक की जा। Yes. राइट। आपने ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में भी कई शीर्ष पदों को सुशोभित किया है। आपकी अन्य विशेषताओं के अलावा महावीर इंटरनेशनल में लोग आपको एक प्रयोगधर्मी विचार या इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए जानते हैं। तो ICAI में भी आपने क्या नए प्रयोग किए, कुछ नए इनोवेशंस किए, तो बताएं हम। यस, ये एक मेरी आदत है कि किसी भी चीज़ को डिफरेंट नज़रिए से देखना, और वो नज़रिया ऐसा भी हो सकता है जो कॉमन ना हो, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल अनकॉमन हो, ऐसे नज़रिए से भी देखना। इसका रीज़न है कि मैं एक सेंटेंस से बहुत प्रभावित हूँ। सेंटेंस मैंने कभी सुना बचपन में या कॉलेज टाइम पे कि एक बार सूर्य देवता उदास थे, अंधकार से जूझ रहे थे, चांद था, तारे भी थे, लेकिन कोई भी साहसपूर्वक उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं कर पा रहा था। और तभी माटी का एक लघु दीप बोल उठा, देवता ये भार मेरे सिर कंधों पर। तो ये सेंटेंस मुझे हमेशा से एनर्जी देता है कि जहाँ सब कुछ असंभव दिखता है या प्रॉब्लमेटिक दिखता है, वहाँ मुझे ये सेंटेंस एनर्जी देता है, और मैं ये समझता हूँ कि ये भार मैं उठा सकता हूँ और उस तरफ फिर चल पड़ता हूँ। तो मेरे को ये सेंटेंस का बहुत प्रभाव है मेरे जीवन में, तो इसलिए कई बार मैं इस सेंटेंस को बीच बीच में बोल देता हूँ और याद भी रखता हूँ। यस, वेरी गुड सर। कहते हैं ना सर कि read something no one else is reading, think something no one else is thinking, and do something no one else is doing। तो सफलता के ये सूत्र आपने बिल्कुल अपने लाइफ में एक्सेप्ट किए हैं और उनसे आपने अपने जीवन को संवारा है, जीवन को आगे बढ़ाया है। तो व्यावसायिक तौर पर आपका मुख्य क्षेत्र फैमिली ओन्ड कंपनीज को मैनेजमेंट के आपके अनुभव और निपुणता से मार्गदर्शन कर कंपनीज को उनके रिसोर्स मोबिलाइजेशन और एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन में मदद कर उसे प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दायरे में लाना रहा है। तो सर कुछ जीवंत उदाहरण से हमें ये समझाएं कि इस निपुणता का महावीर इंटरनेशनल के शीर्ष पदों पर रहते हुए आपने कैसे उपयोग किया और इसका संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कैसे लाभ मिला। यस, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है इस्तेमाल जी, क्योंकि जैसे चल रहा है वैसे चलने देना ये हर कोई कर सकता है और उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर ये पता लगे कि जैसे चल रहा है वो उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए, अगर उसको वैसा बनाना है तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और मेरा चूंकि प्रोफेशनल सेक्टर है वो यही है कि जो चीज़ जैसे चल रही है उसमें किस जगह प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ऐसे चल रही है जबकि ये बहुत तेजी से चल सकती थी, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उस ब्लॉकेज को हटाना,
और फिर उस ब्लॉकेज को हटा करके फ्री फ्लो करना, ये एक बिजनेस में जहां पर भी देखिए ग्रोथ बिजनेस की कोई कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता। वो बिजनेस के जो बिजनेसमैन है, जिसकी उसकी अपनी एक्यूमेन है, उसका अपना एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ करता है। लेकिन कई बार जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने आसपास हुई रुकावटों को नहीं देख पाते या उनका ध्यान उधर नहीं जा पाता, क्योंकि रोजमर्रा के एक जीवन है, उसमें तेजी से भागता हुआ बिजनेस है, रोज की समस्या है, उनसे जूझना है, तो उसमें उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता। तो मैं एज ए कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, मैं ये ढूंढता हूँ कि इस बिजनेस में कहाँ पर ब्लॉकेज है, और उस ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करके उसको कुरेद के, उसको समझा के, उसको अनॉय करके, उसको चिंताओं में बांध के, उन लोगों को परेशान करके, उन लोगों को एजुकेट करके, लेकिन वो फ्री फ्लो अलाउ करता हूँ। और फ्री फ्लो जैसे ही अलाउ होता है तो उसके बाद वो लोग अपने आप अपनी ग्रोथ को होते हुए देखते हैं, क्योंकि ग्रोथ तो ऑटोमेटिक है, क्योंकि आपने उसके ब्लॉकेज रोक दी। ग्रोथ तो उनके पास थी, बिजनेस तो उनको करना आता था। तो यही चीज मैंने महावीर इंटरनेशनल में देखिए, मैं एक बार बार बोलता हूँ, आपने कई बार ये सुना होगा मेरे से, मैं काम करता, काम कम परिणाम ज्यादा, यानी कि रिजल्ट की तरफ ध्यान होता है, काम नहीं कर। तो काम नहीं करने के लिए काम होने देना, यही एक तरीका है, क्योंकि अगर खुद भी काम नहीं करेंगे और होने भी नहीं देंगे तो फिर तो काम नहीं होगा, तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो काम नहीं करना, काम होने देना, और जो हो रहा है उसको शेप देना और उसको सही रास्ते पे लेके जाना। इस तरीके से मैं बिजनेस में भी, और उसी तरीके से मैंने महावीर इंटरनेशनल में भी बस काम के नाम पे इतना ही किया होगा। बिल्कुल सही कहा सर। चाहे संस्था हो, चाहे बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करके उसको दूर करना, ये सबसे बड़ी जहमत कहिए, सबसे बड़ी चुनौती है। और ये आप काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है सर। कुछ लोग बहुत अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता भी होती है, लेकिन व्यावसायिक जीवन और सामाजिक जीवन में सामंजस्य नहीं बैठा पाते, समय का सटीक नियोजन नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन से बाहर हो जाते हैं। तो इस सामंजस्य को कैसे बनाए रखा जा सकता है? आप कैसे समय का नियोजन करते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अस्तिमल जी, और ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए समय तो किसी के पास भी नहीं है, और हर व्यक्ति ऐसे जो भी आज की डेट में, चाहे वो बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है, और खासकर ऐसे काम जो जरूरी नहीं समझता, उसके लिए तो समय बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सोशल सर्विस का काम एक ऐसा काम है जिसको कौन जरूरी समझता है और कौन जरूरी नहीं समझता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिन चीज़ों को हम जरूरी नहीं समझते उनके लिए वक्त कम होता है। लेकिन मेरा एक मानना है कि टाइम उन लोगों के पास है जो लोग सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जितनी भी चीजें उनके सामने आती है उसमें वो एंटर करते हैं, घुस जाते हैं। मना करने की कैपेसिटी नहीं होती किसी भी चीज में, ये करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर कोई मौका लगता है या अपॉर्चुनिटी सामने आती है, उस अपॉर्चुनिटी या मौके को सेलेक्ट करके मना करना या उसको नहीं करना, ये जो आर्ट है, ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सटीक उदाहरण है। तो जैसे 10 चीजें मेरे सामने आई, अगर मैं ये सेलेक्ट नहीं, 10 चीजें मतलब अच्छी है, अपॉर्चुनिटी है, कोई खराब नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आई, तो कोई भी साधारण व्यक्ति उन 10 चीजों को लेने की कोशिश करेगा, उनके ऊपर काम करने की कोशिश करेगा, और वहां पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। मेरा अपना काम करने का तरीका ये है कि मैं उनमें से वो सेलेक्ट करूंगा जो मुझे करना है, और जो नहीं करना है उसके लिए मैं मना करने की ताकत रखता हूँ, मना कर देता हूँ, उनको नहीं करता और उनको देखता भी नहीं। तो इसलिए द मोमेंट यू आर एबल टू सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू डू, देन
जो जितना आसपास कचरा कूड़ा है जिसमें टाइम वेस्ट होने की संभावना है, जब वो अलग हो जाता है तो आपके पास वक्त अवेलेबल होता है जो आप करना चाहते हैं. सो दिस कैन बी टेकन एज अ की ऑफ टाइम मैनेजमेंट दैट यू नीड टू सेलेक्ट. बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने. यस करने के साथ साथ से सबसे ज़्यादा जरूरी है नो कहना आना, ये बहुत जरूरी है. सर, एक सामाजिक संस्था को लंबा और सार्थक सफर करना हो तो उसकी संरचना पूर्णतः परिभाषित होनी चाहिए. वैसे देखा जाए तो महावीर इंटरनेशनल व्यवस्था के हिसाब से काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है और जब जब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है इस दिशा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किए जा रहे हैं. तो आपके अनुसार एक आदर्श सामाजिक संस्था का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सामाजिक संस्था की अगर हम बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से. जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी एक वर्ड है, यानी कि सामाजिक संस्था कोई भी हो वो ऐसी हो जो सेल्फ सस्टेनेबल बन जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लंबे समय तक चलने की गारंटी सी हो जाती है. महावीर इंटरनेशनल एक यूनिक संस्था है इन मायनों में कि जिन लोगों ने भी इसकी परिकल्पना उस समय 1975 में बैठ करके की होगी जब संसाधन सीमित थे, तब भी उनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा रहा होगा और उस थॉट प्रोसेस की वजह से उन्होंने वो सारे रूल्स रेगुलेशंस इस तरीके से अपने आर्टिकल मेमोरेंडम में समाहित किए कि उन्होंने ये देख पाए कि आगे जाके इस संस्था में, इसके संस्था के लोगों में क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या चीजें नई आएगी, और उनको समाहित करते हुए वो आर्टिकल मेमोरेंडम्स बनाए. और इस वजह से ये संस्था आज तक इस स्ट्रक्चर के मामले में एक मजबूती की मिसाल रखती है. लेकिन फिर उसके बाद शायद वो ट्रेंड उतना ठीक से मेंटेन नहीं हो पाया किन्हीं परिस्थितियों की वजह से. इसलिए फिर कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत कमियां आ गई होंगी. लेकिन अगर 1975 के हिसाब से इस संस्था का प्रारूप और स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट. क्या बात. तो संस्था में आगे चलने के लिए एक ही चीज है कि जब तक संस्था में प्रजातांत्रिक मूल्यों का आकलन होता रहे और उनको मानते रहे हम और उनके फॉलो करते रहे उनको, तब तक क्या होता है कि किसी भी एक व्यक्ति का संस्था के प्रति अटैचमेंट नहीं होता, परमानेंट अटैचमेंट जिसको कहते हैं. और अगर परमानेंट अटैचमेंट नहीं होता तो हर 2 साल में या 4 साल में जब उस पीरियड में जब संस्था की लीडरशिप बदल जाती है तो जो भी व्यक्ति उस संस्था के शीर्ष पद पर आता है वो अपने इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस के साथ आता है, अपनी काम करने की शैली के साथ आता है, अपने विचारों के साथ आता है, और फिर वो उस संस्था में उस तरह के बदलाव लाने की कोशिश करता है जो संस्था को ग्रोथ की तरफ लेके जाता है. लेकिन इसमें भी एक कभी रह जाती है कि हर व्यक्ति, हर जो लीडर आता है वो काम तो अच्छा कर लेता है, कर भी पाता है और करना भी चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति एक लकीर खींच के आगे तक बढ़ा, दूसरा व्यक्ति आया, उसने एक दूसरी जगह से लकीर खींचना शुरू कर दिया, उससे थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन संस्था केवल इतना सा बढ़ी क्योंकि जो पहले वाले की लकीर थी और जो दूसरे वाले की लकीर है उसमें थोड़ा सा अंतर आया. अगर दूसरे वाला भी पहले वाले की लकीर जहाँ खत्म हुई थी उससे आगे बढ़ता तो संस्था बहुत बड़ी हो सकती थी. शायद ये कमी हमारी रही कि हम अपने लोगों को उस तरीके से गाइड नहीं कर पाए कि जहाँ से पिछले ने छोड़ा है वहाँ से आगे बढ़े. तो फिर अब तक लंबी दूरी 50 सालों में लंबी दूरी तय कर चुके होते, लेकिन शायद वो कभी बढ़े कभी वापस वही आ गए, तो उस चक्कर में थोड़ा सा रुकावट रही. अभी आपने एक शब्द कहा सेल्फ सस्टेनेबल, तो क्या एक सामाजिक संस्था को स्वावलंबी बनाया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? यस, देखिए सामाजिक संस्था का मतलब केवल फ्री नहीं है,
तो जो लोग ये समझते हैं कि केवल पैसे से सामाजिक संस्था चलती है, मैं उनको एक दूसरा एंगल उसका देना चाहता हूँ। सामाजिक काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि पैसा चाहिए। अब अभी तक के लोग या हम भी ये मानते आए हैं कि पैसे के बगैर तो सेवा नहीं हो सकती है, मुश्किल है, नहीं होगा। लेकिन ऐसा पूर्णतया सत्य नहीं है। बहुत सारी संस्थाओं ने लेटर स्टेजेस में आके कुछ इस तरह के काम शुरू किए जिसमें पैसा नहीं लगता। तो एक तो वो सेल्फ सस्टेनेबल है बिकॉज दे हैव बीन एबल टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ टेकर एंड गिवर। सो you become only a bridge between taker and giver and you work as a catalyst. तो जब कैटलिस्ट अपना काम करता है तो उसमें पैसा नहीं चाहिए, इन दो लोगों को बीच में मिलाना है। इसके पास सरप्लस है, इसके पास कम है, हैव और हैव नॉट। इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम जो व्यक्ति कर सकता है या जो संस्था कर सकती है वो कम पैसे या बगैर पैसे में भी काम कर सकती है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि जब हम कोई भी सामाजिक सेवा का काम करते हैं और उसमें या तो हम कॉर्पस फंड उतना बना लेते हैं बड़ा शुरू में ही, जिसके इनकम से हम वो चीज़ें चलाते रहते हैं और वो अनवरत रूप से चलती रहती है, वो सेल्फ सस्टेनेबल की कैटेगरी में आ जाती है। या तीसरी जो चीज़ है कि हम कॉस्ट को रिकवर करते हुए चलते हैं और वो सामाजिक सेवा बहुत लंबे समय तक जा सकती है क्योंकि उसमें प्रॉफिट एलिमेंट हमने माइनस कर दिया, कॉस्ट को कवर करते हुए चले। यानी कि मैं अगर आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपको दवाई दे रहा हूँ, डॉक्टर बुला रहा हूँ, मेडिकल फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो अगर बाजार में उस चीज़ के 200 रुपये लगते हैं और मेरी कॉस्ट केवल 40 रुपये, तो मैं 40 रुपये लेकर के आपसे वो काम कर रहा हूँ और देयरफॉर दिस बिकम्स सस्टेनेबल बिकॉज इट डजंट रिक्वायर फंड्स। ये दो ही मॉडल है सेल्फ सस्टेनेबल होने के। मेरी नज़र में दो है। यस। पर हालांकि सभी पदों के अधिकार और जवाबदारी संविधान में परिभाषित होती है, फिर भी हम देखते हैं कि लोग पद के दायित्व के साथ कई बार न्याय नहीं कर पाते। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम का न होना है? कृपया बताएं। देखिए, ये दुखती रग है ये सामाजिक संस्थाओं की जो भी लीडरशिप है अलग अलग संस्थाओं में, इसकी ये दुखती रग है कि लोग पोजीशन पे आते हैं लेकिन जो उनसे एक्सपेक्टेशन होती है उतना वो डिलीवर नहीं कर पाते, चाहे उनके कारण पर्सनल हो या व्यवसायिक हो या जो भी रहते हैं। लेकिन इसके पीछे मेरा रिसर्च या मेरी सोच ये बोलती है कि जब भी हम सेवा के काम में आते हैं हम ये सोचते हैं कि ये कभी कभी करने वाला काम है, कभी कभी करने वाला काम है। और चैरिटी को जब भी कोई व्यक्ति कभी कभी करने वाला काम मानता है तो उसमें वो ताकत लग नहीं सकती, क्योंकि जब उसको समय मिलता है तब वो काम करता है और जब तक तो संस्था पीछे छूट जाए। यानी कि संस्था के निकले 3 दिन और आपको टाइम मिला 3 घंटे, तो 3 घंटे उस संस्था का काम हुआ, बाकी के जितने भी घंटे हुए वो उस संस्था के बर्बाद हो और संस्था पीछे आ। एक रीजन तो ये रहता है कि जिसमें वो जो कभी कभी सेवा का काम करने वाले लोग सामाजिक संस्थाओं में ज़्यादातर जुड़ जाते हैं तो वो उतना ग्रोथ संस्था को नहीं दे पाते। ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है, मैं कई बार बीच में बोलता हूँ, बातचीत भी करते हैं जब भी हमारा कोई डिस्कशन आता है, कि ज़्यादातर लोग धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से और अपनी फिलॉसफी के हिसाब से ये बोलते हैं कि सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। मैं इस फिलॉसफी को कम मानता हूँ या नहीं मानता हूँ या कभी कभी इसके अगेंस्ट भी बात करता हूँ। वो बात ये है कि जब तक किसी चीज़ के प्रति मेरा स्वार्थ नहीं है तब तक उस काम में मेरी डेडिकेशन और ताकत लग ही नहीं सकती, वो चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई और इंसान। बिल्कुल सही बात। अब वो जो स्वार्थ का एलिमेंट है वो इसमें जोड़ना जरूरी है। लोग ये समझते हैं, डरते हैं कि यार मैं स्वार्थी तो नहीं हो सकता, स्वार्थ समाज सेवा में आऊँ, स्वार्थी कैसे कहूँ अपने आप को। लेकिन स्वार्थी तो होना पड़ेगा। अगर स्वार्थ मैंने उसमें जोड़ा नहीं तो फिर वो जो मैं
जो थॉट प्रोसेस लगा सकता हूँ, जो एनर्जी लगा सकता हूँ, जो मैं एक्सपेक्टेशन उसके साथ कर सकता हूँ, वो सब मिसिंग रहती है। यानी कि जितना हो गया उतना अच्छा है, क्योंकि अस्थिमल जी तो हमेशा ही बोलेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत टाइम लगा रहा है, चाहे मैं कुछ कर रहा हूँ या थोड़ा सा कर रहा हूँ, लेकिन आप बोलेंगे क्योंकि उतना करने वाले भी लोग कम है। सो देयरफॉर मैं थोड़ा सा करके खुश हूँ, आप मुझे थोड़ा सा करते हुए देखकर खुश हैं, और बाकी के लोग इसलिए खुश हैं कि हम दोनों खुश हैं। और इस उधेड़ बुन में संस्था का समय निकलता चला जाता है। दूसरा इसमें एक टॉपिक और है जो छोटा सा मैं जोड़ना चाहता हूँ। जब भी सामाजिक संस्थाओं में लीडरशिप काम करती है तो एक बात तय है कि वो उसको चैरिटी की तरह ही करती है, समाज सेवा का ही मान के करती है, चाहे निस्वार्थ भाव से करे या स्वार्थ भाव से। देखिए, स्वार्थ और तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, मैं मतलब कोई भी व्यक्ति तभी आता है जब उसके पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त साधन है, और उसको ये सब चाहिए नहीं। अगर ये चाहिए तो फिर बिजनेस करेगा, वो अपना काम धंधा करेगा, वहीं पे ठीक है। लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में जब आते हैं, जब हमारे पास, यानी कि हम बोलते हैं समय, इंटेलेक्ट और पैसा, तीनों चीजें हमारे पास सरप्लस है, तब हम सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम करने आते हैं। अगर ये तीनों चीजें हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है बड़ा, यानी कि मेरा जो स्वार्थ है वो तो कुछ और ही है। तो स्वार्थ तो मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरी क्रेडिबिलिटी है, समाज में मेरी पहचान है, यही मेरा स्वार्थ है। और स्वार्थ को नापने का पैमाना तय करना पड़ता है कि मुझे कितना स्वार्थ चाहिए। अगर मैं वो तय करता हूं तो फिर जैसे अभी आपने कहानी शुरू में सुनाई थी कि जो इंजन है उसने अगर अपना रास्ता तय कर लिया तो फिर उसमें वो डब्बे साथ चले या डब्बे साथ ना भी चले, तब भी वो इंजन अपनी मंजिल तक पहुंचता है, क्योंकि उसने अपना टारगेट सेट किया, अपना स्वार्थ सेट किया। अगर उसको भी ये लगे कि मेरा क्या, मैं भी नहीं चलता, तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी। तो गाड़ी चलने के और चलाने के लिए ये बात तय है कि स्वार्थ चाहिए। और दूसरा, समाज सेवा जितने भी लोग चैरिटी मान के, कभी कभी मान के करते हैं, वो शायद उतना सही रास्ते पर नहीं है, क्योंकि समाज सेवा का काम भी बिजनेस लाइक मैनर में होना चाहिए। इट इज नथिंग बट अ बिजनेस ऑफ सोशल सर्विस। सो जैसे आप बिजनेस ऑफ ज्वेलरी करते हैं या बिजनेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस ऑफ सोशल सर्विस इज द परफेक्ट टॉपिक। तो अब जब बिजनेस ऑफ सोशल सर्विस करना है तो मुझे क्या करना है? देखिए, हम बिजनेस में क्या करते हैं, कम पैसा लगाते हैं या जितना भी उपयुक्त पैसा है वो लगाते हैं, अच्छा मार्जिन चाहिए और सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए कि हमारा बिजनेस चलता रहे। अब समाज सेवा के काम में अगर हम बिजनेस की तरह नहीं चलाएंगे तो वो तीनों में से कई रुकावट पैदा होगी। तो सोशल सर्विस का काम भी बिजनेस की तरह जो लोग करते हैं उन लोगों को ये सब रुकावटें नहीं आती है, क्योंकि हर रात दिन 24 घंटे उस बारे में ये सोचना कि इस सोशल सर्विस में मैं कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेवा कैसे करूं। ये जो जज्बा है ये बिजनेस से ही पैदा होता है, कि बिजनेस में होता है कम पैसा लगाओ ज़्यादा पैसा कमाओ। अब सोशल सर्विस में जब हम ज़्यादा पैसा लगाओ और कम सेवा करो की भावना करेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि वहां पर टाइम का पैरामीटर नहीं है, ना कोई हम पोस्ट पर बेनिफिशियरी निकाल रहे हैं, उस तरह का कोई एडवांटेज या उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो वाला काम थोड़ा सा रुक रुक के चलता है। इसलिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अपील करता हूँ जो समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं कि उनको समाज सेवा बिजनेस लाइक मैनर में करनी चाहिए। इट इज नथिंग बट अ बिजनेस ऑफ सोशल सर्विस। सर, इसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम का भी जवाबदारी है सर, कहीं ना कहीं कि प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता है तो भी लोग सेवा कार्य में नहीं। बात भी ठीक है, लेकिन इसमें टॉपिक क्या है, देखिए कि सोशल सर्विस में अभी कोई रेगुलेटर तो नहीं बना, सरकार की तरफ से कोई रेगुलेटर नहीं है। अब कुछ समय से CSR के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एज ए रेगुलेटर काम कर रही है, लेकिन वो भी अभी एज ए रेगुलेटर काम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब तक ये चीज़ें ऐसे चलती आई है। समाज सेवा का काम स्वेच्छा से चलता है। अब लॉ में एक प्रोविजन आ गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एंड देयरफॉर द रेगुलेटर इज कमिंग टू पिक्चर। तो अब धीरे धीरे आगे जाकर के ये वक्त बदलेगा और रेगुलेटर का रोल इसमें थोड़ा सा आएगा। अच्छा,
राइट सर। सर, आपने सेक्रेटरी जनरल का पदभार ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर विशिष्ट कर्मवीरों की एक धरोहर बनाने की बात कही थी। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था, और शायद इस दिशा में हम बहुत कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, क्या आज भी आप इसकी आवश्यकता समझते हैं? 100% वो बहुत सही सोच थी जो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, और मैं इम्प्लीमेंट करने नहीं कर पाने के लिए किसी और को नहीं, अपने आप को ही दोषी मानता हूँ, क्योंकि मैं उसमें पर्याप्त समय या साधन या लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाया। तीनों में से कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन ये बात तय है कि सोशल सर्विस को अगर बिजनेस लाइक मैनर में करना है, यानी कि कम पैसे से ज़्यादा बेनिफिशरीज की सेवा करनी है, तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी आयाम है। क्योंकि जो भी लोग स्वेच्छा से समाज सेवा के काम में आए हैं, लेकिन उनको समाज सेवा आती नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी की नहीं, उन्होंने जॉब किया, उन्होंने तो बिजनेस किया, उन्होंने तो प्रोफेशन किया है, तो फिर उनको समाज सेवा कैसे आएगी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि किसी को कुछ आता नहीं और फिर भी वो समाज सेवा करने आ गए। तो वो समाज सेवा करने जब ऐसे लोग आ जाते हैं तो वो उतना काम नहीं कर पाते जबकि उनकी इच्छा होती है, इसीलिए वो आए हैं, लेकिन वो डिलीवरी नहीं आ पाती, क्योंकि उनको वो मालूम नहीं है कि सोशल सर्विस कैसे करने से ज़्यादा डिलीवरी हो सकती है। तो ये ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये समय समय पर सरकार और बाकी की संस्थाएं बीच बीच में करती रही है, लेकिन इसको डेडिकेटेडली कभी किसी ने नहीं लिया है। वही यदा कदा ट्रेनिंग प्रोग्राम चला लेना और लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चला के उसकी मॉनिटरिंग करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम पहला वाला काम कभी कभी करते रहे, लेकिन सेकंड वाला कभी किया नहीं। बिल्कुल सही बात सर। सर, success is when you look back at your life and the memories make you smile. तो सामाजिक जीवन यात्रा में कोई प्रसंग जो आज भी आपको प्रफुल्लित करते हैं, गुदगुदाते हैं? नहीं, ऐसा कोई एक दिन या एक इंसिडेंट नहीं है। देखिए, मेरे जैसे आदमी वो हैं जो मैं अपना काम करके रोज खुश होता हूँ। पहला तो कभी कभी खुश होने वाला टॉपिक ही नहीं है, मैं तो रोज खुश होता हूँ कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ या अच्छा काम करते हुए उसमें भागीदारी निभा रहा हूँ, और इसलिए मेरी एनर्जी या मेरा जो शौक है या जो मेरी खुशी है वो उसमें रिफ्लेक्ट होती है। क्योंकि मैं इसको लाइबिलिटी या मजबूरी या भार वर्ड नहीं यूज करता, उसको ना मानते हुए मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ इस चीज़ की कि मुझे एक ऐसा मौका मिला जिसमें मैं इंजॉय करते हुए दूसरे कुछ लोगों की सहायता में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार कर रहा हूँ। राइट। और ये मुझे इट गिव्स मी इमेंस सेटिस्फैक्शन इनसाइड आउट, therefore I enjoy doing all these things. Yes. सर, महावीर इंटरनेशनल में हम सेवा के अनेक कार्य कर रहे हैं, और यदि कहा जाए कि महावीर इंटरनेशनल सेवा की पर्याय है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय हित के मद्देनज़र हमें ऐसी प्रशिक्षण शालाएं शुरू करनी चाहिए जिससे व्यक्ति का मूल्यवर्धन हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके? आज सामाजिक जीवन में लोगों की, विशेष रूप से युवाओं की अल्प सहभागिता कहें या सार्थक सहभागिता की कमी कहें के लिए सभी चिंतित हैं। तो क्या मूल्यवर्धन इस समस्या का समाधान हो सकता है? हो सकता है, लेकिन बेसिक जो मूल है, मूल में कमी इसी बात की है कि सामाजिक सेवा करनी क्यों चाहिए। ये सवाल का जवाब ना तो कोई खुले में पूछता है और ना ही किसी के पास इसका ज़्यादा जवाब है। समाज की सेवा करनी है निस्वार्थ भाव से, जो अभी तक के कॉन्सेप्ट है उसमें। और अब ये समाज सेवा क्यों करनी चाहिए, इस बात का जवाब अच्छे समाज सेवक भी नहीं दे पाते। वो केवल यही बात कहते हैं कि यार इससे ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए समाज सेवा करते हैं। लेकिन बहुत ठीक से समाज सेवा के फायदे बताने वाला काम कभी किसी ने किया नहीं, क्योंकि फायदे बताते के साथ ही मतलब जुड़ गया और स्वार्थ जुड़ गया। तो लोग कहते हैं कि यार ये तो निस्वार्थ भाव से, तो उस तरफ ध्यान ही नहीं गया किसी का। तो अब मैं ऐसे बात करता हूँ, देखिए समाज सेवा के कितने फायदे हैं।
अगर ये वाला कॉन्सेप्ट मैं एज ए इंडिविजुअल, नॉट एज ए इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ महावीर इंटरनेशनल, बट एज एन इंडिविजुअल, if I start marketing of this product, a social service, then I think I can do justice with it. क्योंकि मैं हजारों फायदे बता सकता हूँ उसके, और इतने फायदे बता सकता हूँ जो दूसरा व्यक्ति को सोच। तो सोशल सर्विस करने के क्या फायदे होते हैं, जब तक इस बारे में खुले मंच पर चर्चा नहीं होगी, खुले मानसिक स्तर पर, तब तक ये दिक्कत है। क्योंकि इसको दबे हुए तरीके से हम बोलते हैं कि यार फायदा क्यों ढूंढना है समाज सेवा में, तो निस्वार्थ भाव से करने वाला काम, और वहीं पे ये सबसे बड़ी रुकावट पैदा करता है। तो बात आपकी सही है, समाज सेवा का काम करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन केवल एक ही ये बात बहुत कमी है, कोई भी आपको ऐसे बोलते हुए नहीं मिलेगा कि समाज सेवा के क्या फायदे हैं। अगर फायदे की बात करते हैं आदमी सोचता है आदमी करता है फायदे, समाज से फायदा ढूंढ रहा है। बिल्कुल सर। अब मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन सर, इसके बाद में हम हल्के फुल्के अंदाज में हमारी टीम के साथ चलेंगे। तो किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यदि हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम स्वयं एक समस्या है। तो हम स्वयं को और हमारे आसपास के लोगों को कैसे प्रेरित करें कि हम सदैव समाधान का हिस्सा बने, समस्या नहीं। देखिए, फिर ये इंसान की पर्सनालिटी है। देयर आर पीपल हु रियली वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑलवेज, देयर आर पीपल हु रियली वांट टू बिकम और they are part of the solution side. So again, my personality is I am on the second and I am always on the solution side. आप कोई भी प्रॉब्लम लेके आओ, मैं प्रॉब्लम को कोशिश जरूर करूंगा उसको रिजॉल्व करने की, सोल्यूशन करने की। दैट्स माय एप्टीट्यूड। सो एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है, और जो लोग सोल्यूशन की तरफ काम करते हैं उनके दिमाग में या उनके मस्तिष्क में कुंठाएं कम रहती है, ऐसा मैं मानता हूँ, और इसलिए उनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो जो लोग सोल्यूशन की तरफ काम करते हैं, देयर एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी इंक्रीजेस एंड देयरफॉर दे आर एबल टू डिलीवर। यस, सर अब हम आगे की यात्रा हमारी टीम ने कुछ हल्के फुल्के अंदाज में प्रयोजित किया है। कुछ वर्ष पहले आप सूरत पधारे थे, तो उस समय आपने महावीर इंटरनेशनल की तुलना एक सतत गतिमान ट्रेन से की थी, जो हर दिन एक नई मंजिल, एक नए मुकाम की ओर अग्रसर है। यस, आज हम उसी ट्रेन यात्रा की कल्पना करते हैं। आज आप उस ट्रेन के ड्राइवर हैं और सभी वीर वीराएं उस ट्रेन के यात्री। गतिमान ट्रेन का पहला स्टेशन आ गया है, जिसका नाम है ई चौपाल। जब ट्रेन इतनी शानदार है, ट्रेन का स्वागत भी शानदार होना चाहिए। तो स्वागत के लिए वहाँ हमारी टीम की सदस्य वीरा शिल्पा जी जैन मौजूद हैं। अपने कवि हृदय से निकले शब्द पुष्प और अपनी जिज्ञासा के समन हेतु सहज संस्तुति लिए ओवर टू शिल्पा जी। अनम्यूट करना पड़ेगा शिल्पा जी आपको। सर, जैसा कि सर ने मुझे एक कवि हृदय कहा है, तो जय महावीर सर, आपका स्वागत करती हूँ। महावीर के मिशन को आपने दी दिशा और धार, आपके मार्गदर्शन से ही संभव हुआ सेवा का विस्तार। आपके मार्गदर्शन में हर विचार बनता है आंदोलन, और हर प्रयास बन जाता है नव संस्कार का संगठित सम्मेलन। आप न केवल पद हैं, बल्कि प्रेरणा है, आशा है, सेवा, संगठन और संवाद की सच्ची परिभाषा है। तो जैसे कि सर हमारा ये पड़ाव ई चौपाल का है, तो मैं उससे संबंधित आपसे बातचीत करना चाहूंगी। विचारों का संगम है, संवाद की मिसाल है, सेवा की एक नवीन राह ई चौपाल है। जहाँ हर सदस्य बने स्वर, जहाँ हर विषय हो अनुरूप, वो मंच नहीं आंदोलन है। यही है ई चौपाल का स्वरूप। तो सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है ई चौपाल के लिए कि ई चौपाल के माध्यम से क्या हम वैश्विक स्तर पर सेवा के डिजिटल मॉडल को स्थापित कर सकते हैं? शिल्पा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, ये जो ई चौपाल कॉन्सेप्ट है, ये एकमात्र संस्था है महावीर इंटरनेशनल जो इस कॉन्सेप्ट को लेके आई और जिसको आप देख रहे हैं आजकल। इसके पीछे जो एक
अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, द अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई-चौपाल इज कि जो समाज में एक भ्रांति फैली है कि एनजीओस पर्दे में काम करते हैं, क्या काम करते हैं कोई जानता नहीं है, जी। दे रहा है। बिल्कुल। इसको खत्म करने के लिए ये परसेप्शन है, मतलब सच नहीं है। बहुत सारे एनजीओ बहुत अच्छा काम पूरे हिंदुस्तान काम में कर पूरी रहे दुनिया हैं, में कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनजीओ जिन्होंने अपना कुछ गलत काम करके और एनजीओस को बदनाम किया, उसकी वजह से समाज के सामान्य लोगों में एक परसेप्शन बन गया कि एनजीओ पता नहीं कैसे क्या काम करते हैं। अब इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं इस मुकाम पे पहुंचा कि हम एक ऐसी कोई चीज शुरू करते हैं जिसमें हम 100% ट्रांसपेरेंसी की दावा कर सकें, और इसलिए ई-चौपाल का जन्म हुआ। ई-चौपाल इस वजह से यहाँ पर आई कि हमने एक ऑब्जेक्टिव रखा 100% ट्रांसपेरेंसी, 0 पेंडेंसी और 0 कंप्लेंट। तो यानी कि सामाजिक संस्थाओं में यही 3 मेजर कंप्लेंट होती है कि प्रेसिडेंट को ढूंढो, 6 महीने तक तो प्रेसिडेंट मिलता नहीं है, फिर कभी ट्रेजरर वो गायब हो जाता है, कभी प्रेसिडेंट से बात हो जाती है, वो कहते हैं ट्रेजरर से मिल लो, तो वो काम नहीं होता, ऑफिस से बात करो तो ऑफिस वाले फोन नहीं उठाते। इस तरह की जो बातें सामाजिक सेवा के क्षेत्र में चलती है, तो हमने इन सबको खत्म करने के लिए 0 कंप्लेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए कि जिसकी भी जो प्रॉब्लम है शाम को 8:30 से 9:30 वहां मिलते हैं। और धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म उस तरीके का बन गया जिसमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रश्न कर सकता है, कोई भी सवाल पूछ सकता है, और फिर आप जैसे लोग इसमें जुड़ते चले गए। आप जैसे लोगों ने इसको जीवंत बनाया, यानी कि अलग अलग विषयों पर इसमें संवाद भी होता रहा। तो ये एक चौपाल का भी काम करता रहा कि आप अपना आपस में बातचीत करें, ज्ञानवर्धन करें, एंटरटेनमेंट करें, और ये भी साथ में एक प्लेटफॉर्म में कि किसी को बीच में कुछ उठ करके कंप्लेंट करनी है तो वो भी कर सकता है, बिकॉज द ऑफिस इज अवेलेबल, president is available, all concerned people are available, even if somebody is not available, they are on the call, so next day they will be available. इसलिए चौपाल का आपका ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही अनूठा उदाहरण है। और जो आपने बात कही कि क्या ये समाज सेवा का आगे चलकर एक माध्यम या एक विकल्प बन सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसी से जन्म हुआ हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट का, जिसको हम बात करते हैं मिस्री, जो हमने एक वर्चुअल सेंटर बनाया। उस वर्चुअल सेंटर का जो जन्म हुआ वो ई-चौपाल से ही हुआ है। किसी लोगों को सब नहीं पता होगा, लेकिन ई-चौपाल इज द बेस फॉर दैट। वहां से ये शुरू हुआ कि जब ऐसे बातचीत हो सकती है, ऐसे लोग बातचीत कर सकते हैं, तो क्या समाज सेवा का काम भी कर सकते हैं। तो समाज सेवा का काम कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं, या यूनिवर्स के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं, तो फिर समाज सेवा का काम बड़ा होगा। तो आगे आने वाले समय में हमारा जो ई-चौपाल प्लस मिस्री का कॉम्बिनेशन है, दिस विल क्रिएट वंडर्स एंड हिस्ट्री। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि हम सबकी समय की अपनी एक मर्यादा है, तो आपसे सिर्फ 2 प्रश्न और करना चाहती हूँ कि क्या भविष्य में ई-चौपाल को सेवा संस्थाओं के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में देखा जा सकता है? यस, तो अभी जो हस्तीमल जी ने जो बात की थी ट्रेनिंग सेशन के, कहीं पर पे जाके लोगों को समाज सेवा कैसे करनी चाहिए उसको समझाना मुश्किल है, क्योंकि इतना वक्त किसी के पास नहीं होता दोनों तरफ। लेकिन अगर यही माध्यम, अगर आपका ये वाला ई-चौपाल या मिस्री या इस तरह के जो भी हमारे वर्चुअल माध्यम है, अगर वो हो, तो आप वहाँ पे ट्रेनिंग एजुकेशन का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये कहीं पर भी कभी भी कहीं से भी किया जा सकता है, किसी के द्वारा किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। सर, ई-चौपाल में युवा वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है? आज हमारे साथ बहुत सारे ई-चौपाल के सदस्य भी जुड़े हैं और हमारे युवा साथी भी खूब जुड़े हैं, तो आपका क्या दृष्टिकोण है कि युवा इससे किस तरह जुड़ सकते हैं? देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि लोग अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए या तो मूवी देखने जाते हैं या कोई और एंटरटेनमेंट साधन ढूंढते हैं। मैं अब युवा और लोगों की बात कर रहा हूँ, वो ढूंढते हैं। दोस्ती यारी उनके पास है नहीं, क्योंकि वो दोस्ती यारी भी अगर है तो वो फेसबुक पे है, फिजिकली वो मिलते नहीं है। तो जो स्ट्रेस बस्टर जिसको बोलते हैं वो उनको मिलता नहीं है, और वो इधर उधर सिनेमा घर में या किसी एंटरटेनमेंट या होटल रेस्टोरेंट में ढूंढते हैं। वहां पर भी जाके
वो 3 लोग फैमिली के जाएंगे या 4 लोग जाएंगे, वो वहां पर भी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है, क्योंकि उनके पास कॉमन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नहीं, जी क्योंकि सबका मानसिक स्तर अलग अलग है। वाइफ अलग तरीके से, हस्बैंड अलग तरीके से, बच्चे अलग तरीके से, उनका किसी वजह से वो बाइंडिंग है, साथ तो चले जाते हैं लेकिन उनका मानसिक स्तर मिलता है, और वो नहीं मिलने की वजह से वो जो स्ट्रेस बस्टर वाला काम वहां नहीं होता। आप ई चौपाल के माध्यम बना सकते हैं कि यहाँ पे जिस दिन आप यंग स्पीकर को बुलाएंगे और वो कुछ से सब्जेक्ट के ऊपर बात करेगा जो आज के परिप्रेक्ष्य में औचित्य रखते हैं, अपना रेलेवेंस रखते हैं, तो उन सब्जेक्ट के ऊपर फिर धीरे धीरे युवा लोग उनके पास आएंगे, क्योंकि उनको एक जैसे जो काम हम मिस्री में करने जा रहे हैं वो वहां पे होगा वो चीज। मिस्री में जैसे ही all educated class scattered across the globe, if they sit together for half an hour, it will work as a stress buster also, it will work as entertainment also, it will work as an exchange of knowledge and the information also. So all 3 purposes would get fulfilled in the concept called मिस्री, और मुझे लगता है कि मिस्री का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया, बहुत लंबे समय तक अच्छा चलेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी तरह से आपने हमें समझाया। एक बस आखिरी सवाल और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और ओवर टू हस्तिमल सर। आपके अनुसार ई चौपाल जैसे संवाद मंच सेवा में पारदर्शिता और जुड़ाव, जैसा कि आपने बताया, तो किस स्तर तक ला सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, असीमित। जी सर, बोलते हैं लेकिन वो भी शायद इतना बढ़िया नहीं है, इसलिए मैं बोला नहीं। असीमित इज द राइट, इनफाइनाइट है। जी, इसका विस्तार जा सकता है, वो इनफाइनाइट। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर तरीके से आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। वो टू हस्तिमल सर। थैंक यू शिल्पा जी। धन्यवाद शिल्पा जी। अब शिल्पा जी के शानदार स्वागत, और सर आपके द्वारा उनकी जिज्ञासा के सार्थक समाधान में यात्रा के आनंद में अभिवृद्धि करते हुए अगले पड़ाव के लिए एक नई ऊर्जा भर दी है। जब तक हमारी सुपरफास्ट ट्रेन अगले पड़ाव पर पहुंचे तब तक एक रैपिड राउंड कर लेते हैं। सर अभी तो हम बात ही कर रहे थे और हमारी टीम की सदस्य सारिका जी अपने शब्द तुणीर लिए रैपिड राउंड के लिए बिल्कुल तैयार है। ओवर टू सारिका जी। थैंक यू सर। सर जब मुझे सुपर फास्ट ट्रेन में सवार किया गया है तो इसके लिए कुछ रूल्स हमको फॉलो करने होंगे, जैसे खिड़की से झांकना मना है और खड़े होकर सफर करना मना है, और सर हाइट भी कम है अपन लोगों की तो गिरने के चांसेस भी ज्यादा हैं सर। तो आंसर इन 1 और 2 वर्ड, जो भी मैं शब्द बोलूंगी उसके तुरंत बाद जो आपके दिमाग में छवि बनती है उसको आपको शब्द रूप में पिरोकर हमें बोलना है। और सर इन खेल में टाइम लिमिट इज अ मस्ट, क्योंकि उसके बिना तो फिर वो खारिज माना जाएगा, आपका उत्तर ना विलंब से आता है। आपने जो एरिया पकड़ा है मेरा है नहीं, मैं बहुत कमजोर आदमी इस वाले से। सर हमें ऐसा कोई एरिया मिला नहीं जो आपका नहीं था सर, इसलिए हमने कुछ भी पकड़ लिया सर। ओके सर तो मेरा रैपिड फायर स्टार्ट होता है। फर्स्ट वर्ड सेवा। आनंद की अनुभूति। खुशी। अनडिफाइंड पैराडाइज। दान। दूसरों की सेवा। हर घर एमआई। मेरा सपना। गोल्डन थ्रेड। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अचीवमेंट। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। बचपन। बचपन, ये बचपन क्या बोला? सॉरी, बचपन। पनिशमेंट सर। बचपन सर। चाइल्डहुड। बचपन। यस बचपन सर, चाइल्डहुड। यस बचपन भूलने की चीज है। पनिशमेंट याद रखने की चीज है। लाइफ कोच और टीचर, जो फर्स्ट छवि आती है सर वो बोलना है। दोबारा, लाइफ कोच क्या? दोबारा या टीचर? नहीं, ये सवाल समझ नहीं आया। लाइफ कोच। सर लाइफ कोच या टीचर, किसको इस रूप में देखते हैं जो फर्स्ट छवि आती है सर?
मतलब सर आपकी लाइफ में आपका लाइफ कोच देखें या गार्जियन की तरह देखें, टीचर की तरह देखें, तो वो कौन सा शख्स है जिसकी प्रथम छवि आपके? मैं इंसानों में Okay. भगवान ढूंढता हूँ और जहाँ भी मुझे ऐसा दिखता है उसको मैं या adopt करता ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। सर यात्रा को कैसे देखते हैं? हूं। अनवरत यात्रा इज एंड यात्रा, देयर इज नो डेस्टिनेशन, इट हैज टू गो ऑन। एम्पावरमेंट को? एम्पावरमेंट महसूस करने की एक कला है। सक्सेस को कैसे देखते हैं सर? किसको? सस्ता सक्सेस, सक्सेस सर, सक्सेस। सक्सेस मीन्स क्या बोलते हैं उसको, जो अपन को मिलती है सक्सेस। सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज अ सक्सेस। सो दूसरे लोग नहीं बता सकते, सक्सेस मेरा अपना पैमाना है। यस बिल्कुल सर। सर दुख, दुख को कैसे परिभाषित करेंगे एक शब्द में? दुख नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये एक मेंटल स्टेटस ऑफ माइंड है। तो कुछ लोग अब जब ऐसे नेगेटिव फील्ड में देखते हैं तो वो उनको दुख लगता है, लेकिन दुख कुछ होता नहीं, दुख और सुख कुछ है नहीं। सर मौका या अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हैं? सेलेक्ट करना चाहिए। दैट आई हर्ड सर। एडमिनिस्ट्रेशन सर? 80% सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। सीए? CA is a beautiful mind. See, it is a all rounder. You see, the people like me are all rounder. I feel he will say accidentally. If not CA, then what, sir? Then I would have be politician. Okay. Sir, if got a chance to go in past about 50 years back when you were about 15 years old, so and got one chance to change one thing, sir, what it would be? बड़ा होके क्या बनूंगा, ऐसे ही सोच रहा हूँ। गुड एंड ऑनेस्ट। थैंक यू सर, मेरे को बहुत छोटे से में आपसे बहुत कुछ जानना था एंड दिस कुड बी द वे ओनली। थैंक यू सर। ओवर टू हसीनुल सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सारिका जी, वेरी थैंक यू। अनम्यूट करिए, अस्तिमल जी अनम्यूट कीजिए। सारिका जी के रैपिड राउंड ने तो हमको सोते से जगा दिया, जागरूक कर दिया। सर हमारी ट्रेन जिस रूट पर चलती है उस रूट से अलग रूट पर कुछ यात्री इस यात्रा का आनंद लेने को इच्छुक है लेकिन ले नहीं पाते। उनकी समस्या के समाधान हेतु हमारी यात्रा के अगले पड़ाव मिस्री पर हमारी टीम के सदस्य वीर अजीत जी कोठिया स्वागत में खड़े हैं। सर आइए मिलते हैं अजीत जी से। ओवर टू अजीत जी। नमस्कार। जय महावीर। जय महावीर। मिस्री के इस पड़ाव, मीठे मीठे पड़ाव में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मिस्री जैसा कि नाम से ही इसमें मिठास है और मिस्री शब्द पर मुझे एक छोटा सा गीत याद आता है। मीठे मधु से मीठी मिस्री रे लोल, पर सबसे मीठे माँ के बोल, पर सबसे मीठे माँ के बोल। मिस्री जैसा कंसेप्ट महावीर इंटरनेशनल में युवाओं के माध्यम से एक मिठास करने का बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और इस प्रयास को और सार्थक बनाने के लिए, जैसे कि आपने पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया था, इसका उदय है वो रात्रि चौपाल से हुआ था। तो मिस्री वाले कंसेप्ट को हम किस तरह से और अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू कर सकते हैं महावीर इंटरनेशनल के सभी सेंटर्स के माध्यम से, इसके बारे में बताएं। देखिए, आने वाला जो फ्यूचर है, सामाजिक सेवा का जो क्षेत्र बदल रहा है, तो जब मैं बात करता हूँ तो ऐसे भी बोलता हूँ कि जब जो बेसिक अभी समाज सेवा का काम है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरह के जो परिकल्पनाएं हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, परिकल्प है जिनके ऊपर हम काम करते हैं, ज़्यादातर सामाजिक सेवाएं इसी क्षेत्र के आसपास होती है। बाद में पर्यावरण इसमें थोड़ा सा जुड़ा है। अब और आगे आने वाले वर्षों में जब इंडिया, भारत विकसित राष्ट्र बन चुका होगा और बहुत सारे और दूसरे राष्ट्र भी विकसित कैटेगरी में आ चुके होंगे, तो सामाजिक सेवाएं या सामाजिक समस्याएं ये नहीं रह जाएंगी जो है। यानी कि इसका जो पूरा स्पेक्ट्रम है वो बदल रहा है, और उस स्पेक्ट्रम में, इस बदलते हुए स्पेक्ट्रम में अगर हम महावीर इंटरनेशनल को
उचित जगह पे प्लेस नहीं कर पाए तो पीछे छूट जाने का, ट्रेन में पीछे छूट जाने का डर है। तो ट्रेन में अपना उपयुक्त स्थान बनाए रखने के लिए मिस्री जैसा कॉन्सेप्ट जरूरी है, जिसमें हम दुनिया के या यूनिवर्स के किसी भी कोने से किसी भी व्यक्ति को जिसकी इच्छा है समाज सेवा का काम करने की, उसको इसमें जोड़ सकते हैं। अब वो जोड़ के करेगा क्या? लोग सोचते हैं कि यार इसमें जोड़ के समाज सेवा कैसे करेंगे, क्या क्या समाज सेवा हो सकती है ऐसे वर्चुअली। लेकिन मैंने जैसे बताया कि समाज सेवा का परिप्रेक्ष्य बदल रहा है। अभी तक लोग क्या करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिव सोशल सर्विस करते हैं, यानी कि एक समस्या है या समस्या होने देते हैं और उसके बाद उसके उपचार ढूंढते हैं। ये रिएक्टिव सोशल सर्विस है, जिसमें अब तक करते आए जितने भी एनजीओ है इसी में काम करते हैं और सरकारें भी इसी में काम करती आई है। लेकिन आगे आने वाला समय ऐसा है जिसमें अगर हम प्रिवेंटिव सोशल सर्विस की तरफ जाएं, यानी कि समस्या ना हो उसके लिए काम करें, ये काम महावीर इंटरनेशनल का ये जो मिस्री केंद्र है पूरे दुनिया भर में कहीं पर भी कैसे भी कर सकता है। तो इसका रिप्लिकेबल, जैसे ये मिस्री के जो नाम है अगर आप देखिए तो उसमें हमने लिखा है माइंडफुल, एम फॉर माइंडफुल, यानी कि एंगेजमेंट एक दूसरे के साथ। ऐसे हर वर्ड का मतलब है, वहाँ आर का मतलब है रिप्लिकेबल, यानी कि एक मॉडल मैंने इंडिया के लिए या इंडिया के लोगों के लिए प्रिवेंटिव सोशल सर्विस का बनाया, वो पूरी दुनिया में काम करेगा, दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थ्रू मिस्री आई वुड बी एबल टू स्प्रेड दैट सेम मैसेज अक्रॉस द ग्लोब, सो द कॉस्ट वुड बी मिनिमल। जो हम बोलते हैं बिजनेस को करने के लिए फायदा ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट कम लगनी चाहिए। तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें मिस्री में हम लेकर के आना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि अगर हमारे, जो आपका प्रश्न है कि हमारे महावीर इंटरनेशनल के जो सदस्य हैं अगर इसको उचित रूप से समझ लें, अगर शंकाओं का समाधान कर लें और खुलकर जितने उनके कनेक्ट में लोग हैं उनको इस मिस्री से जोड़े, कोई 1% भी इसका नुकसान नहीं है जोड़ने का। तो अगर वो जोड़े तो ये महावीर इंटरनेशनल का मिस्री केंद्र इतना बड़ा स्वरूप ले सकता है, जो 50 सालों में महावीर इंटरनेशनल बना है ऐसा 5 सालों में मिस्री बन सकता है। निश्चित रूप से सर, गोल्डन जुबली वर्ष में जो मिस्री की परिकल्पना है वो महावीर इंटरनेशनल को अगले 50 सालों को और सुखद बनाने में बड़ी मील का पत्थर साबित हो सकती है। और इसका आपने इतना शानदार एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके लिए आपका हृदय से आभार। ओवर टू हस्तिमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजीत जी। सर क्या बात है सर, अजीत जी ने जो ही समस्या रखी आपने तो तुरंत समाधान भी दे दिया। इस बात पर हमारे टीम मेंबर तो प्रसन्न हो गए, खासकर हमारे रेणु जी। वो तो कहती हैं कि नेतृत्व तो ऐसा ही होना चाहिए, समस्या से पहले समाधान तैयार है। आज तो वो आपसे नेतृत्व पर अच्छी टिप्स लेके ही मानेंगी। ओवर टू रेणु जी। जय महावीर सर। जय महावीर रेणु जी, वेलकम। जी सर। महकती चमकती जो दिखे गद्दी, वो फूलों की सेज नहीं होती है। हर ओर से उठती आवाजें, हर नजर आप पर ही होती है। सर ये बात कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व दिखने में दूर से जितना आकर्षक, मनमोहक और ग्लैमरस लगता है, उतना ही उसको निभा पाना कठिन भी होता है और उसकी कसौटी पर खरा उतरना भी उतना ही मुश्किल होता है। आप सर पिछले 2 साल से महावीर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने अपने दायित्व को कभी जिम्मेदारी नहीं माना, उसको कभी बोझ नहीं माना और उस कर्तव्य को इतना सर्वोपरि माना। साथ में महावीर इंटरनेशनल की आत्मा, सबको प्यार, सबकी सेवा को आपने अपने जीवन में पूरी रूप से आत्मसात किया। सर आपने लगभग 10,000 हमारे महावीर इंटरनेशनल के सदस्यों के परिवार का मुखिया बनकर पूरे भारतवर्ष में निर्बाध गति से आपने भ्रमण किया। सब लगभग कई केंद्रों का आपने अवलोकन किया, उनका वो आपका मार्गदर्शन मिला, आपका सानिध्य मिला, जिससे सब, मुझे लगता है सभी सदस्यों में एक नई ऊर्जा, जोश और सकारात्मकता का संचार हुआ। साथ ही हमारी सेवा प्रकल्पों में जो कार्य हुए उनमें निसंदेह बहुत ही गति प्राप्त हुई। सर आप जब भी मुझे आपको सुनने का या आपको देखने का मौका मिला, आपका दृष्टिकोण जानने का मौका मिला,
तो मैंने जाना आपके नेतृत्व का उद्देश्य महावीर इंटरनेशनल की प्रगति और सिर्फ प्रगति है। और आपके इस दृढ़ संकल्प और इस दृढ़ निश्चय ने सर महावीर इंटरनेशनल को आज देश के श्रेष्ठ संगठनों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। तो सर आज इस मंच पर मुझे भी आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मैं इस सुअवसर के लिए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ और मैं अपनी जिज्ञासा आपके सामने रखना चाहूंगी कि सर आपकी नेतृत्व शैली में ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जिसमें विभिन्न विचार, विभिन्न मानसिकता, विभिन्न दृष्टिकोणों वाले लोगों को, इतने सारे सदस्यों को आपने एक साथ जोड़ के रखा। सर ऐसे कौन से सिद्धांत है जिसने आपने महावीर इंटरनेशनल को निर्बाध गति से दिशा व गति प्रदान की, और ऐसा कौन सा दृष्टिकोण है जिसमें आपका हर कदम आपको दूसरों से अलग बनाता है? सर इस बारे में आप अपनी राय हमसे साझा करें सर। बहुत बढ़िया रेणु जी, आपने अपना बहुत अच्छा बैकग्राउंड, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए आपने जो बात पूछी है कि ऐसे कौन से 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें संभव है। देखिए मैं पहला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपसे मेरी दोस्ती है, क्यों पता नहीं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, कभी समाज सेवा के क्षेत्र में इसको किसी ने प्रचारित प्रसारित नहीं किया या कम किया, जिसकी वजह से दूरियां बनी रहती है और लोग केवल फॉर्मल तरीके से काम करते हैं। मेरे साथ काम करने वाले ज्यादातर लोग मेरे दोस्त हैं। अभी जैसे आप काम कर रहे हैं तो एक रिलेशनशिप है, आप मेरे साथ सहज महसूस करेंगे, मैं आपके साथ सहज महसूस करूंगा। दूसरा, ये तो पहला टॉपिक हुआ, इसीलिए मैंने को नारा दे रखा है, दोस्ती से सेवा की। अब ये सब कॉन्सेप्ट वहीं से है। देखिए जो थॉट प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्ती से सेवा की ओर इसीलिए लिया कि पहले मैं लोगों से मिलूं, जुड़ूं, आपस में एक दूसरे को जाने और फिर हम काम करें, तो काम की स्पीड और स्केल दोनों बढ़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना था। इसीलिए ये दोस्ती से सेवा की ओर। दूसरा जो टॉपिक है, समाज सेवा के क्षेत्र में आने वाले लोग धीरे धीरे अपने साधारण सदस्यों से दूर हो जाते हैं और वहां पर एक ईगो का जन्म होता है। ईगो का जन्म इसलिए होता है कि जब आप किसी पद पे काम करते हैं, आप प्रेसिडेंट होते हैं या कोई पद आपके पास है, वाइस प्रेसिडेंट है, कोई भी पद है, धीरे धीरे आसपास के लोग जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं या जो आप रिस्पेक्ट के कमांड करते हैं, जो भी चीजें आपके आसपास होती है, उस वजह से ज्यादातर लोग इस ईगो वाले बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। मैं उस बीमारी से दूर रहने की जितनी संभव कोशिश होती है उतनी करता हूँ। तो मेरे पास ईगो नहीं है, मैं आपके साथ भी वैसा ही हूँ, किसी साधारण सदस्य के साथ भी ऐसा ही हूँ, कोई मुझे फोन करता है तब भी वैसा ही हूँ, और कोई दूसरा बहुत बड़ा आदमी यानी कि पास्ट प्रेसिडेंट भी फोन करे तब भी मैं वैसा ही हूँ, इनडिफरेंट। तो मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरे लिए वो समाज सेवी है, बस इतना ही है, और मेरे जैसा समाज सेवी। तो ये 2 रीजन है। मैंने एक बोला दोस्ती से सेवा, और दूसरा मैंने आपको बोला कि ईगो का ना होना। ये 2 रीजन है जिसकी वजह से मैं काम को गति दे पाता हूँ। काम करता तो नहीं हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं काम करता नहीं हूँ, काम करना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन रिजल्ट ज्यादा चाहिए, तेजी से चाहिए, और उसके लिए मैं काम होते हुए देखना चाहता हूँ, और उसके लिए पूरा प्रयास करता हूँ कि जो लोग जिनमें कुछ भी करने की भावना है, मैं उनको हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करूँ। जी सर, बहुत ही अच्छे टिप्स दिए आपने कि ईगो को साइड रख के आप पद को हावी नहीं होने देते और काम को गति देते हैं। ये सही, बहुत ही सुंदर बात कही आपने सर। थैंक यू सो मच। अब मैं हसीमत सर को देना चाहूंगी। सर आप नेक्स्ट बुलाइए। थैंक यू रेणु जी। आवाज अनम्यूट करिए हस्तीमल जी। सर आपने रेणु जी को इतनी अच्छी टिप दे दी। अब हमारी सदस्य भावना जी इंतजार कर रही है बेसब्री से अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए, और इनकी जिज्ञासा भी तो बहुत प्रासंगिक है
तो सर मिलते हैं भावना जी से। ओवर टू भावना जी। जय महावीर सर। जय महावीर बाबू। सर मैं अभी आपको कब से सुन रही हूँ और आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है और जो आपने अभी बताया कि किस तरह से समाज सेवा को अगर हम बिजनेस वे में देखें तो उसको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, और उसके अलावा आपका स्मार्ट वर्क करने का तरीका जो कि भाई परिणाम आना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होना चाहिए और होने देना चाहिए, तो वो Yes. सारे वर्क की सार्थकता आज जब हम ये देख रहे हैं कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन होने जा रहा है, और ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन सर ऐसा लगता है ना, कभी कुछ बोलते हैं कि कुछ सफर तारीख बन जाते हैं लेकिन कुछ पड़ाव प्रेरणा की मिसाल बन जाते हैं, और ये जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का जो ये पड़ाव है, इसका सेलिब्रेशन का जितना हमने सुना है सर, नेवर बिफोर, तो आपकी हर सोच के पीछे एक इंटेंशन होता है और इंटेंशन के बाद ही हम एक्शन की बात करते हैं। तो जो इस जिसे हम बोलते हैं ना बहुत ही मेगा स्केल पे इसको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो सर इसके पीछे आपकी भावनाएं, आपका इंटेंशन और आपकी इमोशनल टच क्या है? देखो अब मैं भावना जी अभी आपको चूंकि जानता कम हूँ, तो मैं इसके पीछे का इंटेंट समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं या मेरे काम के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। जी सर, मैं कॉम्प्लीमेंट कर रही लेकिन हूँ। मैं फिर भी इन दोनों चीजों को, कमेंट और कॉम्प्लीमेंट को एक साथ लेते हुए एक बात बताता हूँ आपको। जी ये बिल्कुल सही है, कई लोगों के मन में ये प्रश्न रहता होगा कि यार एक सामाजिक संस्था का गोल्डन जुबली है, इतना जोर शोर से इतनी ताकत के साथ मनाने का क्या पर्पज है, क्यों अननेसेसरी ऐसा एनर्जी लगा रहे हैं। तो ऐसा सवाल कई लोगों के मन में आ सकता है, लेकिन मेरा जो थॉट प्रोसेस है इसमें बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट इन मायनों में है कि 50 साल पहले जिन लोगों ने इस संस्था की स्थापना की, यानी कि जो फाउंडर्स थे, उन्होंने जो सोचा, तो कोई भी व्यक्ति काम करते करते या संस्था काम करते करते एक जगह आकर के रुक जाती है, यानी बुढ़ापा आ जाता है। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एजिंग, एंड एक तरफ 50 साल पूरा होना गर्व की बात है, लेकिन दूसरी तरफ 50 साल पूरे होने दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण इसलिए है कि नॉर्मली संस्थाएं और व्यक्ति कोई भी एक उम्र के पड़ाव पर पहुंचने के बाद उनका डाउनफॉल शुरू होता है, और अगर डाउनफॉल नहीं भी होता 10-5 साल पैरेलल चलता है, उसके बाद डाउनफॉल शुरू होता है, लेकिन होता तो है उम्र के साथ। तो अगर हम किसी संस्था के 50 साल पूरा होने पे खुशी मना रहे हैं, उसके साथ ही उसका उद्देश्य है कि हम अपने लोगों में, संस्था में एक नई एनर्जी का निर्माण कर रहे हैं। ये जो एनर्जी आप और हम लोग गोल्डन जुबली के सेलिब्रेशन के माध्यम से, या ये गोल्डन थ्रेड के माध्यम से, या और जितनी भी आपकी नई नई स्कीम्स हैं जो आप लोग चला रहे हैं इसके लिए, चाहे वो सैल्यूट टू शगुन हो या चाहे वो गोल्डन थ्रेड हो या जो भी हम काम कर रहे हैं, इन सब टॉपिक के माध्यम से हम कर क्या रहे हैं? हम उस चेतना का या उस एनर्जी का या उस जोश का विकास कर रहे हैं कि हमारे महावीर इंटरनेशनल के जो सदस्य हैं, जो एज से ग्रसित है या संस्था जो एज से ग्रसित है, इस वक्त इसको री एनर्जाइज करके, रीस्ट्रक्चर करके ऐसा बना दें कि अगले 25-50 साल जिस गति से पहले काम किया है उससे बहुत तेज गति से ये काम कर रहा है। और यही एक मकसद महावीर इंटरनेशनल का गोल्डन जुबली का साल भर मनाने का जो प्रयत्न रहा है, उसका पर्पज भी यही है कि साल भर हम अपने लोगों में एनर्जी पैदा करें और समापन के समय इतना शोर मचाएं, देखिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, शोर मचाएं, इतना शोर मचाएं कि इस शोर की गूंज और आवाज कई सालों तक इस पटल पर, यानी कि जो सामाजिक पटल है, इसके ऊपर घूमती रहे। बहुत खूब सर, जैसे इसको हम बोल सकते हैं कि ये फ्यूलिंग पॉइंट है, आप फ्यूल भर रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए। सर इसी से रिलेटेड मेरा एक ही प्रश्न रहेगा कि जैसे मैंने आपको बहुत बार विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बोलते सुना है, तो कैसा लगता है कि जब ये सैल्यूट प्रोग्राम है या जो आपका ये जो गोल्डन थ्रेड का इंटरव्यूज का प्रोग्राम है और इसमें वीराएं ज्यादा सक्रिय है, तो ये आपकी सोच के बराबर मैच कर रहा है, तो इस तरह इसमें आपकी कैसी अनुभूति रहती है सर?
बिल्कुल। देखिए देखिए, अब ये आपने जो पॉइंट टच किया है बहुत इम्पोर्टेंट और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत दूर तक जाने वाला पॉइंट है। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, इसमें अगर हम लोगों की संख्या देखें तो 50% मोटा मोटा महिलाएं, 50% मेल है। लेकिन जो जीडीपी काउंट होती है, यानी कि जो लोग काम करते हैं, वो ज्यादातर केवल वही लोग आते हैं जो मेल मेंबर है। फीमेल मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी अभी भी काउंट नहीं होता, यानी कि घर पे काम करना या सपोर्ट सर्विस देना, इसको हम इकोनॉमिक क्वांटिफाई नहीं कर पाते और इसलिए ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं होता। सिमिलर वे समाज सेवा का काम महिलाएं पहले भी करती आ रही हैं, लेकिन कभी उनको प्लेटफॉर्म कम मिला और मेल डोमिनेटेड ज्यादा रहा, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी मेल डोमिनेटेड है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में अगर इसको ऐसे समझ लिया जाए कि 50% कंट्रीब्यूशन तो महिलाओं का होना जाहिर है और जीडीपी में भी होने जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है कि सरकार बहुत जल्दी घर में काम करने वाली महिलाओं का उसका भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स लेके आएंगे और उसको क्वांटिफाई करके उसमें जीडीपी में कन्वर्जन होगा। तो जैसे ही वो चीज़ होगी तो सोशल सेक्टर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनका भी एक रिकग्निशन और रेपुटेशन या उनका उस तरह से स्तर बढ़ेगा। तो आपने जो बात कही है, उसके पीछे जो मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरे आने के बाद पहले भी कभी सब लोग काम करते रहे, महिलाएं भी काम करती रही, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने रश्मि जी के नेतृत्व में महिलाओं को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देने की पूरी कोशिश की ईमानदारी से इतने सालों में। और यहाँ तक कि मैंने एक इनके अधिवेशन में जब जज्बा हुआ था, उसमें यहाँ तक भी बोला था कि एक बार महिलाएं अपना अधिवेशन हिंदुस्तान के बाहर जाके इंडिपेंडेंट तरीके से करके आए, और ये करके भी आ गए। यानी कि ये दुबई गए और इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस महिलाओं की वहाँ पे इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से करके आए। तो ये क्या चीज़ है? देखिए, ये कहने को तो ये है कि दुबई में जाके इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर, लेकिन ये कॉन्फिडेंस को बाहर निकालने का एक तरीका है। तो ये जो कॉन्फिडेंस बाहर निकला है, और मैंने दूसरी बात ये भी कही थी कि कोई दिन ऐसा आएगा महावीर इंटरनेशनल का जब कोई महिला इसकी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बने। तो ये दोनों बातें एक हो चुकी है, दूसरी कभी होगी पता नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो होगी तो फिर ग्रोथ आएगी, और इसीलिए महिलाएं अभी ज़्यादा, और आप और सब लोग इसमें ज़्यादा एक्टिव है। ये शायद एक रीज़न है उसका। थैंक यू सो मच सर। बस 2 लाइन के साथ मैं सर को माइक ओवर करूंगी। सेवा, समर्पण और संस्कार की बही है जब स्वर्ण धारा, 50 वर्षों की तपस्या का ये पर्व बने उजियारा। और आपने जो लाइट दिखाई है वो आगे चलती रहे, महिलाओं को इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे। ओवर टू यू हस्तिमल जी सर। थैंक यू भावना जी। थैंक यू। अनम्यूट हस्तिमल जी। आज आपने हमारे सदस्यों को उनकी जिज्ञासा का उचित समाधान देकर प्रसन्न कर दिया, लेकिन हमारी एक सदस्य अभी भी इंतजार कर रही है और ट्रेन भी अगले पड़ाव पर पहुंचने वाली है। हमारी मेघा जी बैंकर है और भविष्य की प्लानिंग को लेकर बहुत जागरूक रहती है, तो उनकी जिज्ञासा भी कुछ भविष्य को लेकर है। तो आइए मिलते हैं मेघा जी से। नमस्कार सर, जय महावीर। जय महावीर मेघा जी। यस, सबसे पहले तो हमारी संस्था महावीर इंटरनेशनल और गोल्डन थ्रेड प्रोग्राम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया और अवसर दिया आपसे बात करने का। सर कहते हैं कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल्स और पोजीशंस, इट्स अबाउट इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन। तो जितनी प्रेरणादायी आपकी यात्रा इस संस्था के साथ रही है, उतनी ही इम्पैक्टफुल आपकी लीडरशिप है और उतना ही बड़ा आपका विजन है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे गोल्डन थ्रेड प्रोग्राम में जितने भी गेस्ट आए हैं सभी ने ये बात कही है। तो मैं आज आपके साथ जो आपका विजन है महावीर इंटरनेशनल के फ्यूचर को लेकर, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि आगे के रास्ते में महावीर इंटरनेशनल के लिए आप कौन सी नई संभावनाएं या अवसर देखते हैं, या यूं कहिए कि आपने अब तक जो बीज बोए हैं, भविष्य में आप उनके कौन कौन से फल
देखने की आशा रखते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेघा जी, आपका सवाल छोटा है लेकिन इसका जवाब या अगर ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ शब्दों में आपको ये बात बताने की। देखिए, जो समाज सेवा का आने वाला समय है उसमें जिस तरीके से हम अब तक, हम मतलब जितने भी एनजीओज काम कर रहे हैं, जो काम करते आए हैं, वो एक चीज का ध्यान कभी नहीं रख पाए कि कॉस्ट पर बेनिफिशियरी कितनी आ रही है। काम तो हम कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने एक कैंप लगाया, बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा डोनेशन ले लिया, 1 लाख रुपए का डोनेशन ले लिया, कैंप लगा दिया, लेकिन पेशेंट आए मान लो 70। अब 70 पेशेंट को सोशल सर्विस करने के प्रयास में 1 लाख रुपए अगर हमने खर्च कर दिया तो कॉस्ट पर पेशेंट कितनी पड़ी ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इससे अच्छा तो 2-2 हज़ार रुपए पर पेशेंट डॉक्टर को, किसी अच्छे डॉक्टर को दे सकते थे कि जाके तुम दिखा लो। अब अगर इसको ऐसे देखें तो लगता है कि हम बहुत महंगी समाज सेवा कर रहे हैं। आने वाले समय में ये सस्टेनेबल नहीं होगी और इसलिए हम महावीर इंटरनेशनल का प्रचार प्रसार उस लेवल पे कर रहे हैं, यानी कि महावीर इंटरनेशनल की दोस्ती नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओज के साथ करा के हम इस वक्त उसको ऐसे मुकाम पे छोड़ के जाएंगे जब कोई भी इंटरनेशनल एनजीओ या कोई भी बड़ा नेशनल एनजीओ कोई भी बड़ा सोशल प्रोजेक्ट करेगा तो उस वक्त स्ट्रेटेजिक अलायंस के लिए महावीर इंटरनेशनल को याद करेगा कि कैसे हम इकोनॉमिकली बेनिफिशियरी को सर्विस की डिलीवरी दे सकते हैं, कम से कम पैसे में, कम से कम साधनों में और कम से कम मेहनत में। जो मैं भी बोलता हूँ, काम कम रिजल्ट ज्यादा। तो यहाँ पर भी वही टॉपिक आएगा, काम कम करना है, नहीं करना है, बहुत कम करना है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा बेनिफिशियरी को होना चाहिए और बहुत सारे बेनिफिशियरीज को फायदा होना चाहिए कम मेहनत के साथ। तो ये जो स्केल बढ़ाने का जो तरीका है उसका एक ही उदाहरण है, वो है स्ट्रेटेजिक अलायंस बिटवीन 2 competencies having different skill set. So it is a strategic alliance between 2 competent organizations and having different skill set, they would be able to deliver the service to the beneficiary at a cheapest cost or at no cost. And that will become the future of the social sector. I think मैंने कोशिश की आपका जवाब देने की, पता नहीं आपको। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आज हमने हमारे जो समय सीमा है उसको बहुत आगे बढ़ा दिया है क्योंकि आपके साथ इतना सारा है कुछ बात करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं हैंड ओवर करूंगी हस्तिमल सर को फॉर द क्लोजर। अनम्यूट करिए हस्तिमल जी। सॉरी सर। अब जब हमारा सफर अंतिम पड़ाव पर है, मंजिल तो नहीं पर कुछ विश्राम जरूर होगा, और विश्राम तो तभी हो सकता है जब उत्तरदायित्व लेने के लिए मजबूत कंधे हों सामने। तो आगे की यात्रा हम पूरी करेंगे वीरा रश्मि जी और वीरा अलका जी के साथ। ओवर टू रश्मि जी, अलका जी। जय महावीर सर। जय महावीर सर। जय महावीर। आज एक सुखद संयोग रहा कि हमने गोल्डन थ्रेड के माध्यम से आपके विविध पहलू देखे और बहुत सारी अनछुई जानकारियों को पाया। एज ए इंटरनेशनल डायरेक्टर मुझे प्राउड भी है और बहुत अच्छा भी लगता है कि हमने इतने सशक्त नेतृत्व में कार्य किया, सीखा, आगे बढ़े और कई मुकाम हमने। सर ने जो टैगलाइन दी, नेवर एवर बिफोर, उसको पाने के लिए सैल्यूट की सारी टीम, हर सदस्य तन मन धन से लगा हुआ है और जो सफलता के पैमाने लोग जिसकी चर्चाएं हो रही है, तो मुझे लगता है ये जो सर का सपना है नेवर एवर बिफोर, डेफिनेटली वो पूरा होगा। सर, जिसका शानदार आगाज आपने मानक शाह ऑडिटोरियम में किया स्वर्ण जयंती का, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी पधारे
और उसके बाद निरंतर आपने जो प्रयास किए नए केंद्र खोलने के लिए, सदस्यता वृद्धि करने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स में, या हम कहें रथ यात्रा के रूप में महावीर इंटरनेशनल की विजिबिलिटी बनाने के लिए, तो वो सभी प्रयास बहुत सराहनीय हैं और उसने महावीर इंटरनेशनल की प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाया है। यही कारण है कि जो रजिस्ट्रेशन है समय से पूर्व और अधिकतम हुए हैं। तो ये जो नेवर एवर बिफोर वाला कॉन्सेप्ट में शगुन टू सैल्यूट में आपकी जो एक मन की भाव थी कि हर सदस्य किसी न किसी रूप से जुड़े, अगर वो कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं तो, और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो उनका एक कंट्रीब्यूशन, उनकी सहभागिता होनी चाहिए। और गोल्डन थ्रेड आप देख ही रहे हैं कि एक बहुत सराहनीय प्रयास है। इस तरह से हमारी सारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आज एक मौका मुझे भी हस्तीमल साहब ने दिया कि मैं आपसे इस मंच से कुछ प्रश्न पूछ सकूं, और ये मौका मैं बिल्कुल नहीं गंवाना चाहूंगी सर। आपने जब हम महिलाएं एक फंक्शन में, लेकिन सवाल ऐसे पूछना जिसके मैं जवाब दे सकूं, क्लीन बोल्ड करने का प्रयास ना करें। बिल्कुल सर, बहुत ही इजी प्रश्न पूछूंगी। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। शब्द जरूर, हम कोई वाक्य ऐसा बोल जाते हैं, हम सोचते हैं कि एक जनरल हमने वर्ड बोला, लेकिन बोलने के बाद होता है कि सामने वाला उस वर्ड को कैसे लेता है। आपने फंक्शन में बोला कि हमें ये सोच के काम करना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे तन मन से और 100% करना है, तभी आपकी सार्थकता है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी वीरा बहनें जिनकी आपने प्रशंसा की, सब ने इस मूल मंत्र को बहुत ही गहराई से पकड़ा है और वो आई एम द बेस्ट के साथ महावीर इंटरनेशनल में अपना बेस्ट दे रही हैं। तो ऐसे अच्छे वाक्य देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। और मैं एक क्वेश्चन ये जरूर पूछना चाहूँगी कि नेवर एवर बिफोर कॉन्सेप्ट में ऐसी कौन सी पहल और उपलब्धियां रही आपकी एज ए, आप मान लीजिए कि आप हमारे प्रेसिडेंट हैं, पूरी टीम की ऐसी कौन सी उपलब्धियां रही जिनको आप सोचते हैं तो आपको गर्व की अनुभूति होती है? देखिए, ये जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने की जो टीम बनी है ना, और जिस तरीके से ये काम कर रही है, ये उस सेंटेंस का रिजल्ट है। और मेरे लिए इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि 5 और 6 जुलाई को हमारा इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और मेरे मन में कोई प्रेशर नहीं है, मेरे दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा सोचने की जरूरत है। तो मेरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है इसके पीछे कि मैं आप लोगों को पहचान पाया, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों को साथ लेकर के कुछ ऐसा काम करने की सोची जो नेवर बिफोर की बात कर रहे हैं हम बार बार। तो जैसे आपकी और जो अलका जी की टीम है, आप लोगों ने जिस तरीके से अपने लोगों को साथ में जोड़ा और जिस तरीके से हम काम करते करते पिछले 3 महीने से यहाँ तक आ गए हैं, और जो अभी 5-6 जुलाई को कल्मिनेट होगा सब चीज़ें, ये अपने आप में एक अद्भुत एग्जाम्पल है। अगर महावीर इंटरनेशनल या और किसी सामाजिक संस्था में भी अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढना हो तो मुश्किल है। इसलिए मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों की खोज। थैंक यू वेरी मच सर, हम लोगों पे विश्वास रखने के लिए। ओवर टू अलका। जय महावीर सर, वैसे तो बात में पूरा सार आ ही गया, फिर भी इस स्वर्ण महोत्सव की जिम्मेदारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थिंक नो वन एल्स थिंक, डू नो वन एल्स डूइंग, ये वाक्य आप पे पूरा सटीक बैठता है। फिर भी एक सवाल है मन में कि ऐसा हमारे एनजीओ में जैसे 400 केंद्र और 11,000 हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है, हमारे वीर भाई भी किसी से कम नहीं है, आप उनको भी जिम्मेदारियां दे सकते थे। जैसा कि आपने बताया, गोल्डन ये जुबली सेलिब्रेशन आपका अचीवमेंट है, तो इस महायोजन की तैयारियों के लिए आपने हम 2 महिलाओं पे विश्वास करके इतनी महत्वपूर्ण भूमिका दी,
तो विश्वास तो सब करते हैं मगर मौके कम ही देते हैं। दिल तो कहता है महिलाएं सब कर सकती है मगर दिमाग प्रश्न चिन्ह लगा देता है। मगर आपने क्या सोचा, आपने ऐसा क्या देखा और आपने वीराओं के आपके क्या विचार हैं जिससे आपने पूर्ण विश्वास के साथ हम वीराओं को ये जिम्मेदारी दी, और आगे के लिए भी आप इस सोच को कहाँ तक लेकर जाएंगे, ये एक मेरे मन में सवाल है। बहुत बढ़िया अलका जी। देखिए ये टॉपिक वही है, मैंने जैसे बोला कि जो 50% हमारा जो मेन पावर है कंट्री का, वो अब तक उतना जिस लेवल का वो हकदार था वहां तक नहीं पहुंच पाया, और वो है महिलाएं। चाहे बात तो हम करते रहे विमेन एम्पावरमेंट की, पॉलिटिकली भी और वैसे सोशली भी, लेकिन एक तो एम्पावरमेंट मांगना गलत था, और फिर जो एम्पावरमेंट लोग देने की कोशिश कर रहे हैं वो एम्पावरमेंट के नाम पे छोटी छोटी चीजें बांट रहे हैं, यानी कि फिर दूसरे को छोटा बना रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, अगर एक देने वाला और एक लेने वाला ऐसे है, यानी कि इस तरह से है, तो वो हमेशा लेने वाला व्यक्ति थोड़ा सा छोटा रहता है। मैंने क्या सोचा कि मैं एक तो देखिए, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं, गाइडेंस दूं, काम करा लूं, ऐसे तो सब लोग कराते आए और मैं भी करा सकता था। अच्छा, इसका ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान रहा है, मुझे बहुत विरोध भी झेलना पड़ा इसका, सब चीजें हैं सामने, सबको आपको पता भी है। लेकिन क्या होता है कि अगर एक कॉन्सेप्ट को जन्म देना है तो मुश्किल तो है। माँ भी अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो उसको 9 महीने तक तो बहुत तकलीफ होती है, बाद में खुशी होती है कि उसका बच्चा है और वो बच्चा पूरा प्यार का हकदार होता है। अब ये जब मैंने 2-3 साल पहले जब ये इस बात को शुरू किया, देखिए केवल बात करना है कि नहीं महिलाओं को आगे आना चाहिए, ये तो ठीक है, कर भी सकते थे, ऐसे बात मैं भी कर सकता था और मेरा टेन्योर भी पूरा हो सकता था इससे। लेकिन अगर आपने इस बात को अगर कभी महसूस किया हो आप लोगों ने, तो अगर आप देखेंगे तो शुरू से अब तक अच्छा, मेरा एक स्पेशलाइजेशन है कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है बाकी लोगों से। तो मैं इंस्टीट्यूट में भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे और बाकी लोग भी जो सुनने वाले हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि अगर संभावनाएं तलाशनी है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और अदरवाइज तो फिर जो एस्टेब्लिश फैक्ट है उन्हीं से काम करा सकते हो कि भाई हाँ ये बहुत बढ़िया आदमी है, इससे काम करा लो। लेकिन अगर एस्टेब्लिश नहीं भी है तो संभावनाएं अगर तलाशनी है कि ये बहुत बढ़िया आदमी हो सकता है, उसके लिए रिस्क लेनी पड़ती है। तो जब मैं इंस्टीट्यूट में चेयरमैन था, एक व्यक्ति मेरा दोस्त है, उनका दोस्त था, मेरा दोस्त भी नहीं था डायरेक्ट, उनका दोस्त था, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने में तकलीफ थी, साउथ इंडियन था, इंग्लिश जैसे बोलता था लोगों को समझ नहीं आती थी, हिंदी जैसे बोलता था वो तो बिल्कुल समझ नहीं आती थी, लेकिन उसको सब्जेक्ट आता था अच्छा, जो हमारे उस जमाने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो उस वक्त वो 2005 की बात करनी, तो वो उस आदमी में मैंने संभावनाएं देखी। मुझे किसी ने, मेरे अपने दोस्त ने उनसे मिलवाया कि यार ये बहुत अच्छा आदमी है, तो मैं उनसे मिला, मुझे लगा इस आदमी में दम है। लेकिन उसको देख के, जैसे चप्पल पहन के कोई प्रोफेशनल आ जाए ऐसा व्यक्ति, बोलने में तकलीफ हो ऐसा व्यक्ति, बोलने में एक सेंटेंस को बोलने में हकलाता हो ऐसा व्यक्ति, और हिंदी इंग्लिश दोनों में जिसका हाथ तंग हो ऐसा व्यक्ति। अब उससे मिलकर के मुझे, उस आदमी ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ प्रोफेशन में, और मैंने भी इस बात को महसूस किया कि इस आदमी में दम है। अब देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो कहाँ पे रेलेवेंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। मेरे समय में जब मैं चेयरमैन था तो ज्यादातर कॉन्फ्रेंस दिल्ली के एक 5 स्टार होटल मेरिडियन होटल में होती थी, और वो मैंने पूरे साल के लिए तकरीबन बुक किया हुआ था, हर सैटरडे को वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है। अब उस सैटरडे को जो कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे नामी गिरामी स्पीकर्स को हम लेके आते हैं, फैकल्टी को, चाहे वो दिल्ली से हो या मुंबई से हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, टैक्स एक्सपर्ट है तो आएगा ही बुलाना। वो एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि वहां से पूरे प्रोफेशन में वो आवाज जाती है और वो स्पीकर बनता है, या उस स्पीकर की पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो वो ऑटोमेटिकली उस तरह का एक एक्सपर्ट बन जाता है। अब
उस बंदे ने कहा कि मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ। मेरे को कोई पागल आदमी होगा जो ये बात मानेगा कि वो स्पीकर बन सकता है, लेकिन वो उस तरह का पागल आदमी मैं था। मैं उस आदमी को बोला कि यस आई गिव यू द चांस, और उस व्यक्ति को मैंने थोड़े दिन मैंने कहा कि आप सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में आना शुरू करो मेरिडियन होटल में, देखो लोग कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, एंड जस्ट ऑब्जर्व देम एंड देन वी विल डिसाइड। मेरी जितनी टीम थी, तो मैंने ये सेलेक्ट किया है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टॉपिक के मेरिडियन होटल जैसे 1100 चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में, जहाँ एक से एक सीए एक्सपर्ट है और खिंचाई करने में मास्टर है, अगर ऐसे लोगों के बीच में इस स्पीकर को खड़ा कर दिया और मेरी बदनामी हुई तो एक बहुत बड़ा डर था, क्योंकि मैं चेयरमैन होने के नाते जिम्मेदारी मेरी कि कौन सा स्पीकर पकड़ के लाया हूँ। अब पकड़ के लाया हूँ तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने हाँ तो कर दिया, उसको मैंने मान भी लिया, मुझे पता भी था। मेरे जो साथी थे, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस चेयरमैन, दे अब्यूज्ड मी कि सर आप करके कुछ नहीं होगा, बहुत गालियां पड़ेगी, बहुत बेकार हो जाएगा प्रोग्राम, इसको तो कुछ भी नहीं आता, बात करने नहीं आता। बट देन आई डिसाइडेड टू गो अहेड। आज की डेट में हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा, हमारे इस फील्ड का, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नॉलेज रखने वाला व्यक्ति है, जो दुनिया के केसेस लड़ता है। दुनिया के अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के केसेस, स्टैंडर्ड के केसेस, नाम में नहीं ले रहा हूँ, बट वो आगे लड़ता है और सब जानते हैं कि वो कौन व्यक्ति है। सो संभावनाओं की तलाश करने में रिस्क जरूर है, लेकिन वो रिस्क लेने में कई बार बहुत फायदा होता है, और मैं ज्यादातर समय रिस्क लेने के बाद हमेशा फायदा में रहा हूँ। इस वक्त भी फायदे में रहूंगा, ऐसा मेरा मानना है। यस। ओके सर, ओवर टू हस्तिमल सर। सर समय का पता ही नहीं चला कब कैसे निकल गया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे टीम मेंबर से कि कोशिश करें जुड़ने की, अगर टेक्निकली पॉसिबल हो तो ज़रूर जुड़े सब। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, इतनी ज़्यादा जानकारी, इतनी ज़्यादा नई नई चीज़ें जानने को मिली, और लगता है कि ये सेशन 3 घंटे का हो तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर कभी आपसे समय चुराएंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बीच में आप पधारें अलग से, चूँकि गोल्डन थ्रेड तो अब पूर्णावति पे है, समापन पे है, तो इस प्लेटफॉर्म पे तो शायद न जुड़ पाएँ, लेकिन और किसी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ के मार्गदर्शन लें, ऐसी सबकी इच्छा है, पूरी टीम की इच्छा है। तो पूरी टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह हमारा मार्गदर्शन बहुत धन्यवाद हस्तिमल जी। मैं बीच में आपको एक छोटा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, जितना मैं बोला हूँ उसमें मेरा रोल कम है, जितना आपने मेरे से बुलवाया है उसमें रोल आपका ज़्यादा है। तो आप सब लोगों ने जितनी जानकारी मेरे से निकलवाई है या जानने की कोशिश की है या मैं बोल पाया हूँ, उसमें क्रेडिट आपके प्रश्नों को जाता है, आपके बात करने के तरीके को जाता है। जो क्वेश्चन आपने पूछे और मैं अनवरत रूप से उनको रिप्लाई करता चला गया, ये सोचे बगैर कि लोगों को कैसा लग रहा होगा। लेकिन जो कुछ मैंने बोला, जो कुछ आपने पूछा, आपने दिल से पूछा, मैंने दिल से जवाब दिया, और मुझे लगता है कि जितने भी दिल वाले लोग हैं उन तक ये बात जरूर जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी। तो सब दिल वालों को मेरा सलाम, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर, बहुत बहुत आभार सर। जय महावीर, बहुत बहुत आभार सर। जय महावीर। सर, हम अपना लास्ट का जो हमारा एक डायलॉग हमेशा रहता है सर, कि आपके डेडिकेशन और कमिटमेंट और हमें जो गाइडेंस दे रहे हैं उसकी भावना के लिए और सब कार्यों के लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू जी।